नमस्कार दोस्तों। आज हम इस पूरी क्लास में RAS 2024 और 25 के लिए पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, फिर हम बात करेंगे जियोग्राफी की, जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लास्ट में बात करेंगे हिस्ट्री, और फिर हम इकोनॉमी एंड सबसे लास्ट में पॉलिटी की बात करेंगे। और पूरा रिवीजन आज इसी क्लास में होने जा रहा है। लगभग एस्टिमेटेड जो क्लास है वो 2 घंटों की होने वाली है, और हम इसमें एक एक करके पूरी बात करेंगे। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। यदि कुछ पढ़ा है तो आपका शानदार रिवीजन होगा। यदि आपको लगता है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे स्पोर्ट्स पढ़ना है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो मैं हमारी सीरीज़ का सबसे पहला जो क्रम है वो स्पोर्ट्स है। फिर हम इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और फिर ज्योग्राफी के बाद साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटी है। तो अपने सुविधा के अनुसार आप स्लाइड ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 में फ्रांस में हुआ, और ये पेरिस ओलंपिक का 33rd एडिशन था। और इसमें कुल 32 टोटल गेम खेले गए, जिसमें लगभग 329 इवेंट्स और कुल 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। और इससे पहले जो पेरिस में लगभग 1900 के अंदर पहला पेरिस ओलंपिक हुआ था, 1924 में दूसरा ओलंपिक हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है पेरिस ओलंपिक का मोटो क्या है। वो था गेम वाइड ओपन। और इसका जो लोगो था वो देख सकते हो, फ्रीजिस, जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इस समय इस लोगों ने बहुत फ्रीडम एंड रेवोल्यूशन का काम किया था, और ये उन लोगों का उस समय का प्रतीक था। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका लोगो, फ्रीजिस, और इसका मोटो क्या था, गेम वाइड ओपन। एंड कुल कितना कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 206 लोगों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। और ये 33 एडिशन था और 329 इवेंट्स हुए, और टोटल 32 गेम खेले गए। सबसे इम्पोर्टेंट है। और पहले बात करेंगे, इसमें कुछ नए गेम ऐड हुए थे, जैसे इसमें ब्रेकिंग डांस हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। कुल 4 नए गेम इसमें ऐड किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे कुल इसमें जो अगला जो ओलंपिक होने वाला है वो 134 एडिशन वो लॉस एंजल्स में होगा, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और यूएसओ कंट्री शामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कौन सा था? 33 एडिशन था। और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अब ये नॉर्मल बात होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो है मेडल के बारे में, ठीक है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इस समय जो ये सब ओलंपिक गेम को जो आयोजन कौन कराती है, वो करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? थॉमस बाक। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जर्मनी, ठीक है, थॉमस बाक। और इंडिया ने इसमें लगभग कुल इंडिया के 117 एथलेटिक्स ने भाग लिया था, जिसमें 70 मेल थी और 47 फीमेल कैंडिडेट थी। और कुल इंडियन ने 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। एक नॉर्मल बेसिक बात थी, वापस रिपीट में कर रहा हूँ। यहाँ का इसका लोगो, फ्रिजिस, और मोटो वाइड गेम ओपन, ये 2 बातें याद रखनी यहाँ तक, ठीक है। और नई इंट्रोडक्शन देखना गेम का हुआ था, जिसमें ब्रेकिंग डांस, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग गेम मुख्य थे, ठीक है। अब बात करते हैं मेडल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो है ध्वजवाहक कौन थे। इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन में PV सिंधु और शरत कमल ने भारत की तरफ से उद्घाटन ध्वजवाहक थे। और क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में श्री जेश, जो हॉकी की खिलाड़ी, और मनु भाकर एयर राइफल खिलाड़ी है, इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लोजिंग सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन शायद बनेगा, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। RPSC इसके बारे में पहले पूछ चुकी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस ओलंपिक में मेडल जीते यूएसओ ने 126, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज के साथ एक नंबर पर था। दूसरा चाइना थी, जिसमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज के साथ 91 टोटल पदक जीते थे। और इंडिया की पोजीशन 71 पर थी। इसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता गया था, और सिल्वर एक था, और सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने।
जेवलिन थ्रो से, और पाकिस्तान के सजाद नदीम के सामने वो इसमें चैम्पियन बने थे, गोल्ड मेडलिस्ट जीते थे। और इंडिया ने कुल 5 ब्रॉन्ज जीते, जिसमें कुल टोटल 6 थे, ठीक है। और भारतीय दल जो मार्च पोस्ट हुई थी उसमें जो भारतीय दल की पोजीशन थी वो 84 नंबर पे थी। कितनी? 84। वापिस रिपीट मैं कर रहा हूँ, ध्वजवा कौन थे इनॉग्रेशन में? पीवी सिंधु थी और शरद कमल था। क्लोजिंग सेरेमनी में श्रीजेश और मनु भाकर हॉकी खिलाड़ी है और ये एयर राइफल के खिलाड़ी है। अब बात करता हूँ सिल्वर मेडल में, ओनली नीरज चोपड़ा, भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता, इसमें एक जेवलिन थ्रो मास्टर नीरज चोपड़ा, इनका 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो गया था। और उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो नाम याद रखना, अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के हैं, 92.97 मीटर के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, ठीक है। और मैं पैरा ओलंपिक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बाद हम पैरा ओलंपिक की बात करेंगे, ठीक है। और ब्रोंज में मनु भाकर ने एयर पिस्टल में ब्रोंज जीता था, और यानी कांस्य पदक जीता था। सरबजोत सिंह ने एयर पिस्टल, ये डबल मिक्स गेम में मनु भाकर के साथ जीता था, और एक यहाँ से 2 पदक यहाँ से हो गए। और स्वप्निल कुसाले जो राइफल थ्रो में 50 मीटर राइफल थ्रो में उन्होंने अपना ब्रॉन्ज पदक जीता था, ठीक है। और अमन सहरावत कुश्ती रेसलिंग में 57 किलो कैटेगरी के साथ भारत का 5वां इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इनके जो कॉम्पिटिटर थे इनके सामने वो डेरियम क्रूज थे। कौन थे? डेरियम क्रूज। और इनको 13-5 से इन्होंने बुरी मार से हराया था, और 57 किलोग्राम कैटेगरी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी पूछती है, डायरेक्ट पूछती है, तो जैसे ऐसे पूछ सकते हैं अमन सहरावत की रेसलिंग ओलंपिक में कौन सी कैटेगरी से इन्होंने कॉम्पीट किया था, वो 57 किलोग्राम थी। इनके कॉम्पिटिटर डेरियन क्रूज थे। और कौन सी कंट्री के थे? वो तो प्यूर्टो रिको कंट्री के थे। और प्यूर्टो रिको कैरेबियन कंट्री है जो अमेरिका के अंडर में आती है, ठीक है। ये प्यूर्टो रिको कंट्री है और छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। और इसमें रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था राय युंगची एंड स्पेंसर ली और सहरावत। ये थोड़े बहुत देख लेना, पूछ सके तो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी। और उसके बाद मैन हॉकी टीम ने 2-1 से क्वालिफाई करके स्पेन को हराया था, और अब ब्रॉन्ज पदक जीता था। और जर्मनी सेमीफाइनल में जर्मनी से वो हार गए थे 2-3 से। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये हो सकता है कि भारत क्वालिफाई मुकाबले में किसके सामने जीती? वो स्पेन में जीती, ठीक है। और सेमीफाइनल में कहाँ पर हारी? जर्मनी के खिलाफ। और ध्यान रखना IOC के जो चेयरमैन है थॉमस बाख, वो जर्मनी के हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गई, ठीक है। और इंडिया हॉकी टीम में अभी तक की मैं बात करूँ तो कुल मेजर ध्यानचंद से लेकर कुल 13 गोल्ड मेडल जीते, 13 मेडल जीते। इसमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। वापस रिपीट मैं कर रहा हूँ, इंडिया ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। और 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा ने, और पीछे जो 5 ब्रॉन्ज थे वो अलग अलग कैटेगरी में मनु भाकर, अमन सहरावत और कौन था, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाटे, इनके नाम याद रखना है। और 57 किलोग्राम कैटेगरी के साथ अमन सहरावत ने फाइट किया था। अर्जुन बाबूता ये अदर खिलाड़ी है, और इनका थोड़ा बहुत इन्होंने कोई पदक जीता नहीं था, तो ध्यान रखना कौन से गेम से। एयर पिस्टल से है अर्जुन बाबूता, अनंतजीत सिंह दारूका और महेश्वरी चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों राजस्थान के हैं। और स्किट शूटिंग में इनका खेल से संबंध है, ठीक। स्किट शूटिंग में इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। अंकित भगत और बैम देवरा ये तीरंदाजी से है, ठीक है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, लेकिन इस बार वो चूक गए थे, और लास्ट साल शायद ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो में इन्होंने, लक्ष्य सेन ने। मीराबाई चानू भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू। और रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लगभग 40-42 साल के, टेनिस के खिलाड़ी है। और धीनिधि देशुंदी तैराकी स्विमिंग, ठीक है। और शरद कमल टेबल टेनिस। और शरद कमल ने पीवी सिंधु के साथ ध्वजवाग थे, किसमें थे? इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश और अंतिम के साथ थे मनु भाकर, ठीक है। एयर राइफल, ये ध्यान रखना। अब बात करें पेरिस ओलंपिक में, कुल 28 अगस्त 8 सितंबर में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर में। इसका लोगो सेम था, फ्रिजिस्ट लोगो सेम था, और उसके साथ जो नया ऐड था वो था रनिंग ब्लेड। यहाँ देख सकते हो, ये देखो, जो फ्रिजिस है उनके साथ जो रनिंग है, ऐसे ओलंपिक में रनिंग ब्लेड है वो साथ में थी। और ये पैरा ओलंपिक का 17 एडिशन था।
और वो कौन सा था 32, और इसमें 169 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और ओलंपिक में 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इंडिया पैरा ओलंपिक मेडल काउंटिंग देखोगे तो 2024 में इंडिया ने 29 कुल पदक जीते, और 21 में 19, और 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे। और इसमें भी ध्वजवाहक कौन थे? यहाँ उद्घाटन में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, याद रखना। और समापन में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल 2 थे। और टोटल 84 एथलेटिक्स ने पार्टिसिपेट किया था पैरा ओलंपिक में, और कुल मेल 52 एंड फीमेल 32। ठीक है, और उस समय वहाँ पर 2000 उद्घाटन में कौन थे? पीवी सिंधु और उनके साथ थे कमल शरत। ठीक है, और समापन में श्रीजेश और मनु भाकर, और यहाँ पर अरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, यहाँ पर टॉप 20 कंट्री देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पदक पैरा ओलंपिक में चाइना ने जीते 220, और इसमें 94 गोल्ड, 76 सिल्वर एंड 52 ब्रॉन्ज पोस्ट थी। ठीक है, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, नीदरलैंड और इंडिया की इसमें पोजीशन 18वीं थी। और कुल इंडिया ने यहाँ पर 29 मेडल जीते। ठीक है, और वहाँ पर इंडिया ने कुल 6 मेडल जीते थे, और वहाँ पर टॉप यूएसए था। अब इंडिया के कुछ खिलाड़ी है, इनके नाम देख लेना आप, और मैं ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपके पास टाइम नहीं है सुनने का तो वहाँ से आप देख सकते हो। जिसमें उन्हें लिख रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान से है, जयपुर से है, और शूटिंग में वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड पदक जीता था। ठीक है, और मोना अग्रवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता था। वुमेन 10 मीटर एयर राइफल दोनों की कैटेगरी सेम है, और ये राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सुंदरपाल सिंह गुर्जर है, जो करौली से आते हैं। इन्होंने मैन जेवलिन थ्रो फैन 46 कैटेगरी में इन्होंने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज पदक जीता था। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नाम देख लेना कौन सा खिलाड़ी किस से है। ठीक है, ये हॉकी नवदीप सिंह बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसने तो धूम मचा रखी थी, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है नवदीप सिंह, जिसने गोल्ड मेडल जीता था। और इसने वो किस्मत से जीता था। कैसे? किस्मत तो नहीं कहूँगा, बहुत मेहनत कर किस्मत ने गोल्ड पदक अपने मेहनत से जीता था। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक इंडिया मेडल टेली बाई स्पोर्ट, यहाँ जो इंडिया की जो टेली पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो इंडिया ने कुल 29 मेडल जीते थे, उसमें सबसे हाईएस्ट जिस कैटेगरी से जीते थे टेली में वो थे एथलेटिक्स। 17 जीते थे, 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज थे। उसके बाद बैडमिंटन और शूटिंग, ये देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, ध्वजवाहक वापस मैं कर रहा हूँ, अंतिल, सुमित और भाग्यश्री किसमें थे? उद्घाटन में। और क्लोजिंग सेरेमनी में सबसे इम्पोर्टेंट है वो थे हमारे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, यहाँ फुटबॉल अब बात करेंगे। यहाँ ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक पूरे हो गए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। अब हम कंपटीशन की बात करेंगे। कंपटीशन में सबसे पहले फुटबॉल की बात करेंगे। फीफा कंपटीशन फुटबॉल का सबसे हाईएस्ट होता है। 23rd एडिशन फीफा का 2026 में कहाँ पर होने वाला है? फ्रांस में होने वाला है। ठीक है, 2026 सॉरी नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। और 2022 का जो एडिशन हुआ था 22nd, वो चैंपियन इसमें अर्जेंटीना और फ्रांस बना था, वो कतर में हुआ था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है फीफा यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो सिंस 1960 यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये 4 वर्षीय प्रतियोगिता है, और ये 2020 में हुई थी, और अभी 2024 में हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे यदि कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुझे ये लगता है यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो, और इसमें 4 साल की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ये पूछ सकते हैं, इस मेजबान देश होस्ट कंट्री थी जर्मनी। ठीक है, और ये 17 एडिशन था, कौन सा? 17वां एडिशन था, जिसमें 24 टीम ने पार्टिसिपेट किया, और जॉर्जिया ने डेब्यूट किया, और चैंपियन बनी थी स्पेन, और रनर अप था इंग्लैंड। ठीक है, 48 एडिशन कोपा अमेरिकन जो कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसमें 48वां एडिशन हुआ, जिसमें होस्ट यूएसए ने मियामी जो फ्लोरिडा में वहाँ पे हुआ था। उसमें चैंपियन अर्जेंटीना बनी थी, और रनर अप कोलंबिया रही थी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना ये यूरो। AFC एशियन कप 2023 का
चाइना में होने वाला था, लेकिन किसी गर्मी के कारण कतर में खेला गया, वापस चैंपियन कतर बनी और जॉर्डन रनर अप रही, ठीक है। और ये हो गई फुटबॉल। अब आती है इंडियन सुपर लीग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये जो इंडियन सुपर लीग का लीग करते, लगभग 13 क्लब है इसमें, और 13 क्लब 2013 में बने थे, ठीक है। इसमें इंडियन जो AIFF, इंडियन जो फुटबॉल फेडरेशन है, वो दो तरीके के डोमेस्टिक कप होता है, एक सुपर कप होता है, एक डूरंड कप होता है, ठीक है। और सुपर कप इस बार 2024 में कलिंगा सुपर कप हुआ। इसका 42 एडिशन था। वेन्यू था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। पूरी मैच भुवनेश्वर में, उसमें चैंपियन बनी थी ईस्ट बंगाल की टीम, चैंपियन रही थी, और रनर अप रहा था ओडिशा, ठीक है। और डूरंड कप इंडिया का सबसे बड़ा कप है डूरंड कप, जिसमें 133rd एडिशन हुआ था, और वेन्यू था कोलकाता, जमशेदपुर और शिलोंग एंड काकराजोर। और चैंपियन बनी थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और मोहन बागान रनर अप रही थी यहाँ डूरंड कप में। फुटबॉल में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा तो फाइनल मैच का वेन्यू था, वो था विवेकानंद युवा भारती करीरंगम इन कोलकाता में ये मैच हुआ था। विवेकानंद भारती युवा भारती करीरंगम स्टेडियम, ठीक है। एशिया का सबसे हाईएस्ट प्रतियोगिता है डूरंड कप, और इम्पोर्टेंट है ये, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, विवेकानंद भारती युवा क्रिकेट स्टेडियम, या सॉरी फुटबॉल स्टेडियम, ध्यान रखना। और इसके साथ इसका 133rd एडिशन था, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और मोहन बागान जिसमें रनर अप रही थी। अब बात करें संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल की इंटर स्टेट चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है। इसका जो 77 एडिशन है, वो अभी इसका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में खेला गया था, जिसमें चैंपियन सर्विस टीम चैंपियन बनी थी, और रनर अप गोवा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 77 एडिशन जो अभी हुआ दिसंबर में, जिसमें चैंपियन वेस्ट बंगाल की टीम चैंपियन बनी थी 78 एडिशन में, और रनर अप केरला रही थी। और इसमें फाइनल जो मैच का वेन्यू था वो था GMC बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ सकते हैं फाइनल का मैच का वेन्यू कौन सा था, GMC बाला योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद, ठीक है। संतोष ट्रॉफी। अब बैडमिंटन में काफ़ी गेम होते हैं, जिससे कुछ एनुअली गेम होते हैं, कुछ 4 सालों में क्वार्टर एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये नाम मैंने लिस्ट बना रखी है। ये नाम लिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि एक बार आप नाम देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये खिलाड़ी किस टीम में पार्टिसिपेट करता है, वो बहुत आसान रहेगा आगे की कंपटीशन पढ़ने में, ठीक है। और बैडमिंटन में सबसे जो पहला जो कप होता है वो होता है एशियन कप, और 2 ईयर का थॉमस कप, उबेर कप। थॉमस कप वो लड़कों के लिए होता है, और उबेर कप है वो लड़कियों के लिए होता है। और सुधीरमन ये मिक्स डबल गेम होता है, ठीक है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे हाईएस्ट टूर में होती है। बाकी अलग अलग कंट्रियों के ओपन गेम होते हैं, जैसे इंडियन ओपन हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना ओपन हो गया, इंडो और चाइना ओपन हो गया, या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। इस तरीके के गेम होते हैं, ठीक है। हम एक एक की बात करेंगे। हाँ, जैसे मैन सिंगल में जे यंग जैसनती सिंगापुर का, ली जू यूकी हांगकांग की, विक्टर एक्सल्सन डेनमार्क का, और कोडाई नारो का जापान का, और सी यूकी चाइना का। ये थोड़ा नाम देख लेना ताकि आगे की हम इवेंट पढ़ेंगे बहुत आसान होगा, ठीक है। वुमेन सिंगल में सेयुंग कोरिया की है, ताई जू जुंग चाइना ताइपाल की है, चैन यू5 चाइना, और PV सिंधु इंडिया, और अंतिम में रत्ना चो हिंटनिया थाईलैंड की है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है इंटरनेशनल ट्रॉफी में। थॉमस कप मेंस के लिए होता है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था। इस बार थॉमस कप चेंगडू चाइना में हुआ, चैंपियन चाइना बनी, और इंडोनेशिया इसमें सबसे सक्सेसफुल जो टीम है थॉमस कप में इंडोनेशिया। इसमें लगभग 16 टाइटल अभी तक जीत चुकी है, ठीक है। और लास्ट वाला जो इंडिया आपको बताया थॉमस कप में चैंपियन बनी थी 2022 में। और उबर कप वुमेंस होता है, जिसमें चाइना और इंडोनेशिया सेम वही कैटेगरी, और इसमें यहाँ पर चाइना सक्सेसफुल टीम है, 16 टाइम इसने ट्रॉफी जीती है। और सुधीरमन कप जो इंडोनेशिया के बहुत बड़े प्लेयर थे सुधीरमन, उनके नाम से ये कप होता है, जिसमें मिक्स टीम भाग लेती है। और इस बार जो सुधीर कप हुआ तो चाइना में हुआ था। तीनों इवेंट है वो चाइना में हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इस बार जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो अगला इंपॉर्टेंट ये है कि 2026 में जो इवेंट होने वाला वो 2026 में इंडिया में होने वाला है, ये ध्यान रखना थोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें हैं। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 41 एडिशन कहाँ पे हुआ, निगम्बो चाइना में हुआ, ठीक है। जिसमें मेन सिंगल में जोनाथन क्रिस्टी ने जो इंडोनेशिया की है वो गोल्ड पदक जीते थे। वुमेन में वांग जही चाइना, और डबल में इन्होंने वियांग बेंकिंग एंड वांग चंग की जोड़ी जो चाइना की है, इसने वुमेन में डबल में ये जीता था, ये लड़की है, ठीक है ना। और वुमेन में लियो चियो एंड बेंग क्योना दक्षिण कोरिया के लोगों ने ये एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था, ठीक है।
ये यहाँ कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है थोड़ा। इंडियन ओपन, और इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपन का जिस बार जो मैच हुए थे, ये 21st एडिशन था, जिसमें नई दिल्ली केडी जादव इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। जिसमें सबसे विजेता थे वो थे कांगमिन हुक जो एनसीओ शेंग कोरिया, ये विजेता मैच डबल में है। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम अभी रट लो। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने की जोड़ी इनसे हार गई थी, कांगमिन हुक से और सेंग से, कोरिया से, ठीक है। इंडियन एडिशन। और वुमन में एचा फोल फ्रंको सेप्रिशियन तारन चाई जो वुमन डबल में इस विजेता रही थी। और मेन सिंगल में साई यूकी, मैंने पहले बताया था ये चाइना के हैं। और मेन सिंगल में ताई जू युंग, ये भी चाइना की ये चैंपियन रही थी। देख लेना, स्टेडियम का नाम याद रखना, केडी जादव इंडोर स्टेडियम दिल्ली। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024, मेंस में एंडर्स एंटोनसेन और वुमेंस में आन से यूंग। सिल्वर मेडल सात्विक और चिराग की जोड़ी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, और इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। मलेशिया मास्टर इसका जो कुआलालंपुर है वहाँ पर हुआ था। और वुमेन सिंगल में चैंपियन वांग यंग यूकी एंड रनर अप रही थी वो पीवी सिंधु रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवी सिंधु इसमें रनर अप रही थी और सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पैरा बैडमिंटन ओलंपिक वेन्यू थाईलैंड में हुआ था, जिसमें इंडिया ने 18 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अब मेंस सिंगल में विक्टर एक्सेल्सन, मलेशिया मास्टर में जो मेंस सिंगल में विक्टर एक्सेल्सन ने यहाँ पर गोल्ड पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। फ्रेंच ओपन पेरिस में हुआ था, और इंडिया और चाइना के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें ताइफा ली की जोड़ी ने यांग चंग की जोड़ी सात्विक चिराग सेठी से लड़ी थी। और सात्विक चिराग की जोड़ी ये यहाँ से मैच जीत गए थे, और यहाँ इस चैंपियन है सात्विक और चिराग की की जोड़ी ने चाइना की तेपेई ली और यंग होशन की जोड़ी को हरा दिया था, और फ्रेंच ओपन जीता था। और थाईलैंड ओपन में भी इन दोनों ने सेम रिजल्ट आया था, वो और वापस इनको धोया था। इन दोनों को नहीं, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने धोया था, यानी जीत गए थे यहाँ से, ठीक है। अब बात करेंगे टेनिस की। आती है टेनिस में तो वो कुछ कोर्ट होती है, जैसे क्ले कोर्ट हो गया, हार्ड कोर्ट होता है, ग्रास होती है। हार्ड और ग्रास में क्या बॉल के पिच और टप्पा खाने में अंतर होता है अलग। जैसे ग्रास होता है वो विंबलडन में होता है, और क्ले फ्रेंच ओपन में होता है, और हार्ड यूएस ओपन में होता है, ठीक है, कारपेट एक तरीके से। सब टेनिस में सबसे इम्पोर्टेंट है एसोसिएशन टेनिस में। इस बार जो टूर्नामेंट हुए थे, जो ओलंपिक में एक टेनिस ओलंपिक में होते हैं, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो 2 साल में होती है। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ये इन इवेंट्स को हेल्ड करती है। और सबसे नाम इम्पोर्टेंट याद रखना, जेनिक सिनर इटली से है, अलेक्जेंडर जेवरो जर्मनी से है, कार्लोस एक्टरोज एल्क्रेज स्पेन से, और टेलर फ्रिड्स USA से है। इनके नाम एक बार याद होंगे तो आपको आगे इवेंट समझने में, इवेंट्स को पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। वुमेन सिंगल में ये नाम एक बार देख लेना आप। टॉप इंडियन टेनिस प्लेयर में नोवाक दहिया, सुमित नागपाल और राम कुमार रामनाथन, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। एक बार मैं नाम बता रहा हूँ, नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको केवल इवेंट्स आप रटोगे कि वहाँ पर रवि बोपन्ना नहीं जीता, या इसने मेडिसन की, इसने ये जीता, तो आप चीज़ों को रिटर्न नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार ये नाम अपने दिमाग में याद रखोगे कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से है, फिर आप उनको आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। जैसे फ्रेंच ओपन आपको पता है कि सात्विक और चिराग शेट्टी ने जीता, तो उसी तरीके से नाम यहाँ से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। यदि आपने बैडमिंटन के खेल को ढंग से पढ़ा तो टेबल टेनिस के गेम को आप आराम से समझोगे, क्योंकि यहाँ पे सेम ट्रॉफियाँ होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। जैसे इस पर ऑस्ट्रेलिया ओपन का 112 एडिशन था, वो कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसमें जो सिंगल में जेनिक सिनर, वापस बता रहा हूँ इसलिए मैंने पहले इसका नाम बताया था, ये जीता था। और डेनियल मेदवेदेव जो रशियन है, इसने यहाँ से रनर अप रही थी, इसको हराकर जेनिक सिनर चैंपियन बना था। और वुमेन में आर्यना सबालेंका बेलारूस से आती है, इसको ध्यान से समझना। और जेंग किनबेन तो चाइना की है, वो रनर अप रही थी इसमें, ठीक है। ये दोनों ने गोल्ड जीता था इन्होंने, और इन्होंने रनर अप है, ठीक है, रनर अप है। और डबल मेंस में बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने सिमोनी बोलेली और एंड्रिया वावासोरी को डबल मेंस में ऑस्ट्रेलिया ओपन में हराया था। ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, दोनों शब्द याद रखना, मैथ्यू एबडन और ने दोनों की डबल जोड़ी ने सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी को हराया था। वुमेन में हराई वेवी और एलिस माल्टेस, ठीक है, हराई वेवी
ने एलिस मार्टेस की जोड़ी ने मिक्स डबल में वेवी और जेलिंस्की को हराया था। वुमन में इन्होंने ये पदक जीता था, ठीक है, खिताब जीता था। और फ्रेंच ओपन की मैं बात करूं तो 123वां एडिशन था इस बार। 123वां एडिशन में कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के खिलाड़ी है, उन्होंने मेंस सिंगल में जीता था। उसमें उन्होंने अलेक्जेंडर जर्वो जो इटली के हैं उनको हराकर ये मेंस सिंगल का खिताब जीता। और वुमेंस सिंगल का खिताब सैम इंगा स्वियाटेक जो पोलैंड की है, जैस्मिन पाउलोनी इटली की है, जर्मनी की है, उसको हराकर ये पदक अपने नाम किया था। और डबल मेल में अरिवेलो और पाविक की जोड़ी ने बालेली और ववासेरी को हराया था। नाम याद रखना, अरिवेलो और पाविक की जोड़ी ने बालेली और ववासेरी को हराया था। यहाँ देखो ववासेरी जिसमें डबल मैन ऑस्ट्रेलिया ओपन में रवि बोपन्ना और मैथ्यू एडन से हार गए थे। और डबल वुमन में कार्को गोफ एंड कैटरीना सिन्युका की जोड़ी ने सारा इराकी एंड पाविलोनी जो इटली की है उसको हराकर डबल वुमन का खिताब जीता था फ्रेंच ओपन में, ठीक है। अगली बार बढ़ते हैं विंबलडन। विंबलडन में इंग्लैंड में ही होता है, ध्यान रखना। इसमें मेन सिंगल में अल्कारेज जो स्पेन से वो जीती थी, जोकोविच सर्बिया की है वो जीता था, उसको हराकर अल्कोरेज जोकोविच जिसने भी संन्यास लिया, सर्बिया का सबसे टेनिस खिलाड़ी, दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी है जोकोविच। और वुमन डबल में बारबरा क्रोजिकोवा जो खिताब जीती थी वुमन सिंगल में, उसने वुमन सिंगल में पाउलिनी इटली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। और मैन डबल में पेटेन हेलिवारा ने पर्सल एंड थॉम्सन गैब्रिएला की जोड़ी को हराकर मेंस डबल का खिताब जीता था। पेंटेन एंड हेलिवारा किस में जीता था? विंबलडन में जीता था, ध्यान रखना। और वुमेन डबल में टेलर यौन एंड कैटरीना की जोड़ी ने ग्रेबिएला एंड रुटलिफा को हराकर ये पदक प्रदान किया था। और यूएस ओपन की बात करें, इसका 144वां एडिशन था। और मेंस सिंगल में सिनेर वापिस और किसको हराकर टेलर फिट्ज को हराकर मेंस सिंगल का खिताब जीता। और वुमन डबल्स में सबालेंका ने पेंगुला को हराकर खिताब अपने नाम किया था। वहीं मेन डबल्स में पर्सेल थॉमसन ने यूएस ओपन का खिताब जीता था और क्रेविटीज एंड टीम फ्रूट्स की जोड़ी को हराकर। और वुमेंस डबल में किचिनोक एंड ऑस्ट्रोपेरको ने क्रिस्टिलिना और विक की जोड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। अब बात करेंगे डेविस कप जो टेनिस का इस बार हुआ था और इस्लामाबाद में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था और इंडिया चैम्पियन बनी थी इसमें, ठीक है। और मियामी ओपन 2024 जो मियामी में हुआ था, मियामी यूएसए में, जिसमें जो मैन डबल का जेनिक सिनर ने जीता था और वुमन डबल डैनियल कॉलिस ने जीता था। और मैन डबल में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने फिर कमाल कर दिखाया। और यहाँ पर वुमन डबल में सोफिया केनिन एंड केथानी मार्टेफ ने खिताब जीता था। अब एशियन टेबल टेनिस जो इस बार अस्ताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। एशियन टेबल टेनिस का जो 27 एडिशन है वो अस्ताना कजाकिस्तान में हेल्ड हुआ था, आयोजित हुआ था, जिसमें अहिका और सुदीप्ता मुखर्जी की जोड़ी फर्स्ट टाइम इंडियन मेडल कैटेगरी में यहाँ से मेडल जीतती है। और वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर जो नाइजीरिया लागोस में हुआ था, नाइजीरिया में लागोस में हुआ था, इसमें इंडिया ने 19 पदक जीते थे। ये ठीक है, एक बार देख लेना इनको। महिला सिंगल में श्रीजा अकुला और वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट मैन सिंगल में बेरूत में आयोजन हुआ था, जिसमें जी सांथियन भारत के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बने थे, जिसने WTT टूर्नामेंट मैन सिंगल ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। अब रेसलिंग कुश्ती की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड रेसलिंग WWC, जिसमें इंडिया ने जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ वो स्पेन में हुआ था। ज्योति बेरुनाल ने यह यहाँ पर खिताब जीता था, गोल्ड जीता 76 किलोग्राम कैटेगरी से, यहाँ से गोल्ड मेडल जीता ज्योति बेरनाल, ठीक है। इंडिया ने कुल 5 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज पदक थे, ठीक है। और निकिता ने 62 किलोग्राम कैटेगरी के साथ सिल्वर जीता था, ठीक है। ज्योति बेरनाल एंड निकिता कहाँ से? वर्ल्ड WWC में, ठीक है। ओलंपिक फ्री स्टाइल ग्रिकोसिंस में हुआ था, यहाँ पर अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसमें इंडिया ने कुल 8 पदक जीते, इसमें 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। जिसमें आदित्य त्याग इसमें जो 43 किलोग्राम, नेहा सांगवान 57 किलोग्राम कैटेगरी, पुलकित काडोला 55 किलोग्राम कैटेगरी, काजल 59 किलोग्राम कैटेगरी, मानसी लाठर ने 73 किलोग्राम कैटेगरी के साथ
भारत की तरफ से 5 गोल्ड मेडल जीते थे। किसमें? अंडर 17 WCCC में, जो कहाँ पर हुई थी? स्पेन में है, ठीक है। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अप्रैल 2024 में होती है। इसमें बिस्किक किर्गिस्तान में भी थी। इंडिया ने 9 पदक जीते थे, जिसमें 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज पदक थे, जिसमें अंजू 53 किलोग्राम कैटेगरी और उदित 57 किलोग्राम कैटेगरी, राधिका 68 किलोग्राम कैटेगरी और हर्षिता ने 72 किलोग्राम कैटेगरी से ये पदक अपना नाम जीता था, ठीक है। और ये अंडर 17 AWC जॉर्डन में हुआ था, जिसमें दीपांशी 46, मुस्कान 43, रजनीता 61, मानसी ने 69 किलोग्राम कैटेगरी से यहाँ पर अंडर 17 WCC का खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। शतरंज में वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे हाईएस्ट ट्रॉफी होती है, जिसमें डी कुकेश ने अभी हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खिलाड़ी का नाम पूछ सकते हैं, इसका नाम है डिंग लीरेन है, ठीक है ना। और इसने किसको? चाइना का था। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने भी इनको ही हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में नंबर 1 रैंक हासिल की थी, ठीक है। और अभी फिडे जो फिडे ग्रांड फिक्स होता है, जो यहाँ से जीतने के बाद ये बंदे क्वालिफाई करती है किसके लिए? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और इस ट्रॉफी में दिव्या देशमुख जो महाराष्ट्र की है, उसने फिडे जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया था, ठीक है। ये ज़्यादा ध्यान रखना, बस दिव्या देशमुख को ध्यान रखना किस खेल से? संतरस से है। और श्याम निखिल, और ये भी इंडिया के, तमिलनाडु के हैं, संतरस के अच्छे खिलाड़ी है। और चेस ओलंपियाड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सालों में होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी है, इस बार हुआ था। और 45 जो चेस ओलंपियाड है वो बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ? हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और जिसमें भारत ने कुल टीम इंडिया टॉप नंबर पे रही थी, और यूएस सेकंड और उज्बेकिस्तान सेकंड पे रही थी, और इंडिया चेस चैंपियनशिप में नंबर 1 पे रही है। और नोना ग्रप्री दासविल जो ट्रॉफी होती है वो यहाँ से चेस ओलंपियाड में जो जीती जाती है, उस ट्रॉफी का नाम है नोना गप्री दासविल, ठीक है। नोना। और शूटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। शूटिंग में कुछ गेम होते हैं, जैसे राइफल हो गया, पिस्टल हो गया, और शटगन और आर्चरी, ये जो टॉप गेम है जो इसमें शामिल होते हैं। जिसमें शूटिंग का सबसे वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इसका आयोजन कराती है। और सबसे बड़ी जो इसमें जो फेडरेशन है वो शूटिंग का ISSF है। और इस बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मुकाबला हुआ था, जिसमें ये ग्रेनाडा स्पेन में खेला गया था मैच, ठीक है। और मेडल इंडिया ने कुल 10 मेडल जीते, इसमें 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। और गोल्ड मेडलिस्ट में राइफल में उमा महेश राइफल में जीता था। ईसा अनिल ने इनके साथ मिलकर डबल कैटेगरी में ये पदक जीता। और देवांशी धामा ने पिस्टल वुमेन जूनियर में गोल्ड मेडल जीता था। और ईसा और उमा दोनों ने मिलकर मिक्स डबल में भी गोल्ड जीता था, ठीक है। और 2025 में सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप चैंपियन, जो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप है, और 10 मीटर जूनियर चैंपियनशिप अगली बार इंडिया में आयोजित होगा 2025 में, अभी इसी साल, ठीक है। और ये नाम देखना, शूटिंग में मनु भाकर आती है, एयर पिस्टल है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन सभी ने। पैरा ओलंपिक्स में स्वप्निल कुशले एंड सौरभजीत सिंह एयर पिस्टल में। मैं बात करूँगा ISSF वर्ल्ड कप इस बार हुई थी, जो नई दिल्ली में हुई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर खेली गई? डॉक्टर करणेश सिंह शूटिंग स्टेडियम रेंज है, वहाँ पर खेली गई थी, ठीक है, शूटिंग रेंज में। जिसमें साइना टॉप पर रही थी, इटली, और इंडिया की पोजीशन 7 थी इसमें। और इसमें कुल 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया ने कुल 4 पदक जीते थे। जिसमें सिल्वर जीतने में सोनम मास्कर, जिसमें एयर राइफल 10 मीटर कैटेगरी में जीता था, और विवाहन कपूर स्किट कैटेगरी में ये पदक जीता था। और ब्रॉन्ज जीता था अखिल शिवरान 50 मीटर राइफल कैटेगरी एंड अनलजीत सिंह नारूका ने राजस्थान के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैप इवेंट में ये पदक जीता था। और एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप इस बार हुई थी, कुवैत के अंदर हुई थी, और इसमें टॉप चाइना भी रही थी। इंडिया ने कुल 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 8 पदक अपने नाम किए थे। जिसमें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई थी? जकार्ता में, इंडोनेशिया में, ठीक है। और इंडिया ने कुल 30 मेडल नाम किए थे अपने। और जिसमें ISF वर्ल्ड राइफल चैंपियनशिप है वो कहाँ पे खेली गई थी? म्यूनिक, जर्मनी में। और इंडिया 19 एक ब्रॉन्ज और कुल 3rd पोजीशन पे
स्टैंड किया था किसमें, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल टूर्नामेंट में, ठीक है। और कौन सी पोजीशन थी, 3rd पोजीशन थी। और ISSF जूनियर विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप 2024 में ये लीमा पेरू में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना। और प्रथम खो खो विश्व कप नई दिल्ली में इस बार होने वाला, और 24 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें वेलावन सेंथिल कुमार स्क्वेश गेम से थोड़ा ध्यान रखना। स्क्वेश एक तरीके से बैडमिंटन जैसा ही होता है, जिसमें सामने कोर्ट होता है और इस तरीके से बॉल जंप करके खेलती है, ठीक है। और बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिलता जुलता गेम है स्क्वेश। यहाँ से दोनों है, वेलावन सेंथिल कुमार इस गेम से बिलोंग करते हैं। एशिया स्क्वेश डबल चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित हुई, उसमें इन्होंने खिताब जीता था, ठीक। अब हॉकी में, तो हॉकी में इस बार सबसे इम्पोर्टेंट गेम हुआ था, वो हुआ था सुल्तान अजलान शाह कप, जो मलेशिया में होता है, हर बार होता है। और ये सुल्तान अजलान मलेशिया के किंग थे, इन्होंने ही शुरुआत की थी 1983 में, ठीक है। तो इस बार ये जो गेम हुआ था वो हुआ था जापान इसमें विजेता बनी थी, और रनर अप पाकिस्तान रहा था। और ये मैच मलेशिया में हुआ था, ठीक है। और इंडिया ने 5 बार खिताब जीता, जिसमें 1985, 1991, 1995, 2009 एंड 2010, ठीक है, यही है। और वुमेन जूनियर एशिया कप, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें इंडिया ने जीता था। बहुत है बैटन कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे इम्पोर्टेंट कप, जिसमें मेजर ध्यानचंद जिस खेल से हीरो बने वो यही खेल था। डोमेस्टिक गेम है जो पश्चिम बंगाल में ही आयोजित होता है, जो पश्चिम बंगाल हॉकी एसोसिएशन ये गेम करवाती है। इस बार 125वां जो एडिशन था वो कोलकाता में हुआ, जिसमें इंडियन नेवी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, ठीक है। उसमें लगभग 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। क्रिकेट, और सबसे ICC T20 वर्ल्ड कप है, जो कहाँ पर हुआ था, US ओवन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। इंडिया चैंपियन बनी थी, और जो फाइनल मैच है वो केंसिंगटन ओवल बारबाडोस स्टेडियम USA में खेला गया था, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, अफरीदी एंड उसेन बोल्ट, ये तो एथलेटिक्स है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो इंडिया में होने वाला है 2026 में, इंडिया एंड श्रीलंका में यूनाइटेड गेम होंगे, ठीक है, मिक्स में। रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 फाइनल मैच रणजी ट्रॉफी का बम्बई और विदर्भ के बीच हुआ, जिसमें 38 टीमों ने भाग लिया। बम्बई की टीम यहाँ विजयी हुई थी, जिसमें अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी थी। और दिलीप ट्रॉफी, और दिलीप ट्रॉफी में इंडिया ए और इंडिया सी के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें इंडिया ए की टीम विजेता घोषित हुई थी। कुल 4 टीमें पार्टिसिपेट किया था, ABCD, ठीक है। ईरानी कप, और जो रणजी ट्रॉफी जीतता है वो ईरानी कप खेलता है, और बाकी वेस्ट इंडिया के साथ। इसमें इस बार फिर कौन जीता था, मुंबई जीती, तो फिर से कौन खेलेगी ईरानी कप, मुंबई खेलेगी। तो मुंबई और वेस्ट इंडिया से भारत के बीच मैच हुआ, और हमेशा यही मैच होता है जिसमें मुंबई वापस जीता था और 15वां खिताब यहाँ जीता। और यहाँ पर मुंबई का शायद 16वां खिताब था, और यहाँ 15वां खिताब है। और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 प्रारूप में होता है, जिसमें मुंबई ने फिर यहाँ कमाल किया, और इस समय श्रेष्ठ ईर कप्तान थे, और MP मध्य प्रदेश को हराकर ये खिताब अपना नाम किया। अब अंडर-19 एशिया कप हुआ था, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश विजयी हुई थी। और T20 वुमेन UAE में हुआ था, और न्यूजीलैंड और अफ्रीका में फाइनल हुआ था, और न्यूजीलैंड जीत गई थी। और ICC अंडर-19 जो बहुत लेट पहले हुआ था, देख लेना एक बार, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। इंडेक्स की बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPI को करता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, ध्यान रखना। और स्कोर है, इसकी स्केल है 1 से लेकर 100 तक। और इंडिया की रैंकिंग है वो आगे बात करेंगे। SDG इंडिया इंडेक्स, जिसमें नीति आयोग जारी करती है, 17 टारगेट होते हैं, 0 से लेकर 100 तक इसकी स्कोरिंग होती है। और 4 कैटेगरी होती है SDG में। एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं इसमें 50, जिसको 50 पॉइंट से कम रहते हैं वो एस्पिरेंट में आते हैं। और परफॉर्मर जिसकी कैटेगरी 50 से 64 के बीच में रहती है, 64 के बीच में रहती है, परफॉर्मर होते हैं। और फ्रंट रनर 65 से 90 और 100 के बीच में, अचीवर 100 के बीच में रहता है, ठीक है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा इंडिया की 6th पोजीशन थी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 82 रैंक थी। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडिया की 126, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 124, और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 63rd रैंक है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 169, इकोनॉमी पार्टनर इसमें
जो मेन 4 पिलर होते हैं वो होता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और ह्यूमन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी थी? 159। ठीक है, ये बार मैंने यहाँ डाटा एक टैप किया है जिसमें इंटरनेशनल आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स भारत की 42 और आईपी जारी करता है अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में 134। और इसमें 3 कैटेगरी, हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, और यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। 134, 193 कंट्री, और कुल यूएनडीपी में कुल 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, हेनरी रिपोर्ट इंडिया की 82 रैंक है। सॉरी, यह मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ 82 रैंक है, या टाइपिंग मिस्टेक है, 182 रैंक है। और जारी कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी करता है। और जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी लैंगिक इनइक्वालिटी में 108 पोजीशन पे इंडिया है, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, रिप्रोडक्टिव, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तीनों पिलरों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें इंडिया की पोजीशन 108 आई थी। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 126 SDSN जारी करता है, जिसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इंडिया की 35 रैंक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 है, ग्लोबल हंगर में 115 है, और WIP द्वारा ये जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 रैंक है, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी की जाती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 रैंक है। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया की 159 रैंक है। कितनी? 159। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14वीं रैंक है, 40 पे है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 7वीं रैंक है, और 4 पिलर असेसमेंट है, एमिशन, रेन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे करंट अफेयर में स्टेट लेवल की। ठीक है, स्टेट में सबसे पहले जैसलमेर न्यूज़ में रहता, जैसलमेर में GST की बैठक हुई थी 55वीं, जिसका पहला ऊँट बच्चाओं केंद्र कहाँ पर? जैसलमेर बन रहा है। और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाशय गोडवाना यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई ब्रीडिंग की गई थी। कहाँ पर? गोडवाना में, जैसलमेर में। जोधपुर में रोबोटिक टेक्नोलॉजी टेक्निक फॉर एयरफोर्स लड़ाकू विमानों में रख रखा हुआ है, तो यहाँ पर रोबोटिक टेक्निक फॉर एयरफोर्स का सेंटर कहाँ बन रहा है? जोधपुर में बन रहा है। और सज्जन केंद्र की स्थापना इंडिया AI और मेटा के सहयोग द्वारा एग्रीमेंट किसके साथ किया? इंडियन इंस्टीट्यूशनल AICT के साथ ये एग्रीमेंट किया गया था, जिसका इसका जो मोटिवेशन है वो है पर्पज टू मोटिव ओपन AI। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट आर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स वो कहाँ बन रहा है? जोधपुर में। ठीक है, और स्टेट फर्स्ट रिमोट पायलट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर वो भी कहाँ बन रहा है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ? जोधपुर बनना है। और आस्थान वेद पुस्तकालय जोधपुर में है। ठीक है, जयपुर में दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? भाई PM द्वारा। वन्यजीव फोरेंसिक DNA यूनिट कहाँ पर स्थापना की जा रही है? वो वन्यजीव जुड़े अपराधों को सुलझाने के लिए कहाँ स्थापना की जाए? जयपुर में। कहाँ पर? ठीक है, नाहरगढ़ में। और वास्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पर लगाया गया? लांगड़ियावास, जमराव रामगढ़। और अगला जो नाहरगढ़ में जैविक उद्यान में सफारी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और जीरो वास्ट वो जो पार्क है वो कहाँ पे? हमारा थोलाई में है। पुराना लांगड़ियावास है, थोलाई, ध्यान रखना। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स बजट में प्रावधान है SMS स्टेडियम मिशन 2028 तक। इसका मिशन है 2028 तक ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। यहाँ पर SMS स्टेडियम जयपुर। अगला है मंडा गांव है जो कंट्री फर्स्ट ट्रांसफॉर्म टेस्टिंग लैब कहाँ पे बन रही है? मंडा, कहाँ? जयपुर में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सिल्वर जुबली जयपुर में आयोजित हुई थी 7 से 9 मार्च में। और यूनिटी मोड बजट में प्रावधान है जो भारत मंडप की तरफ तहस पे बन रहा है। कहाँ पर? जयपुर में बन रहा है। ठीक है, अलवर राजस्थान पहला अन्न ऊर्जा भंडार बाई FSCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार अलवर में बनाया जा रहा है। ठीक है, भीलवाड़ा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर भीलवाड़ा डेयरी को गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया था। पुरस्कार राशि 3 लाख रुपये इसमें यहाँ से मिली थी। और गोरबंद योजना कहाँ चलाई जा रही है? भीलवाड़ा में। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, मूमल, क्रोनोलॉजी, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के सभी का कंपाइलेशन है। ठीक है, और जल जीवन मिशन का हर घर जल ही मॉडल ब्लॉक में चलाया जाना कहाँ? भीलवाड़ा में। और ब्यावर में RTI संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। और नेशनल अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जो है वो देवमाली गाँव ब्यावर को मिला था। ठीक है,
बीकानेर मूंगफली उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है और सेरामिक पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है बीकानेर में। सीकर में मेहराब शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ पर बना रही है? सीकर में शेखावटी में फर्स्ट मिलिट्री अकेडमी है राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में। और अन्ना सागर में देश की पहली ई क्रूज सेवा की शुरुआत हो रही है। मार्बल मंडी, डंपिंग यार्ड और फ्लाइंग स्कूल भी यहाँ पर किशनगढ़ में बनाई रही है। 3 फ्लाइंग स्कूल का प्रावधान भारतीय राजस्थान के बजट में था, जिसमें एक किशनगढ़, एक भीलवाड़ा और एक हमीरगढ़, ये 3 जगह पर फ्लाइंग स्कूल बनेगी। ठीक है। प्रदेश का सेकंड जो आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर कहाँ है? अजमेर में बनेगा। और पहला वो जयपुर में। और मोहर सागर बांध भी अभी जो उसका पुनर्निर्माण के लिए काम हो रहा है वो कहाँ पर है? मोहर सागर, अजमेर में है। स्टेट फर्स्ट पैंथर रेस्क्यू सेंटर और आसान सड़क निर्माण एवं विकास इसके सहयोग से बना रहा है, वो भी कहाँ बनाया जा रहा है? उदयपुर में बनाया जा रहा है। और जामर कोटड़ा में बायोलॉजिकल पार्क प्रपोज किया गया है, जामर कोटड़ा ध्यान रखना। और स्टेट फर्स्ट भू प्रबंध राजस्व अपील न्यायालय कहाँ पर बन रहा है? भू बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में। स्टेट का पहला भू प्रबंधीय राजस्व अपील न्यायालय कहाँ पर बन रहा है? उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और फुलवारी किनाल और जयसमंद सेंचुरी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता प्रोजेक्ट फेज 2 में शामिल हो गई है। ठीक है। और यहाँ फंडिंग में जापान इंटरनेशनल जीका के द्वारा फंडिंग की जा रही है। वन्यजीव क्षेत्र में कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल और जयसमंद, रावली, टोडकर, सीता माता, बसी, केवला देवी, ये यहाँ पर इसमें शामिल है, जाना सात वन्यजीव क्षेत्र है। और अगली बात है अमरख जी, जो लेपर्ड रिजर्व कहाँ? उदयपुर में। स्टेट फर्स्ट इकोलॉजिकल फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक बोट, वो कहाँ पर? पिछोला झील में। ठीक है। कोटा में बात करते हैं, स्टेट फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क कहाँ पे बन रहा है? कोटा में बन रहा है। NIDI का रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर भी यहाँ पर है, कोटा में, ध्यान रखना। 12 में पंप स्टोरेज से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शाहबाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा, जिसमें कंट्री सेकंड लार्जेस्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? छोटी सवर्ण पंचायत समिति कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और फर्स्ट हुए कुंडलकुलम, तमिलनाडु, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राजसमंद में पिपलात्री राज्यपाल ने इस जगह पर अटल भूजल योजना का शिलान्यास किया। और मिस्टर श्याम सुंदर पालीवाल इसी गांव से आते हैं, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत शानदार काम किया, पिपलात्री गांव राजसमंद में। ठीक है। और नेशनल प्लेस में बात करें तो उड़ीसा में 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 में DGP IGP सम्मेलन कहाँ? भुवनेश्वर में हुआ। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में टॉप पोजीशन किसने हासिल की थी? ओडिशा ने हासिल की थी। और सेकंड यूपी, थर्ड गुजरात एंड पुदुचेरी संयुक्त स्थान पर रही थे। ठीक है। और असम में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ था। और यूपी में ग्रेटर नोएडा में सेमिकन इंडिया का आयोजन हुआ था। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कहाँ पर? वाराणसी में बन रही है। और नई दिल्ली में इस बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां एडिशन वो कहाँ पर हुआ था? गुरुग्राम। इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में हुआ था। और 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला, भारत मंडप अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, ये भी दिल्ली में हुआ था। और US इंटरनेशनल सहकारिता, UN ने 2025 को UN इंटरनेशनल सहकारिता ईयर मनाने की घोषणा की है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का हुआ नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। महाराजगंज एशिया किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ? एशिया किंग का वल्चर कंजर्वेशन सेंटर महाराजगंज यूपी में बन रहा है। और गिद्ध, ये वल्चर कौन सा? गिद्ध। ठीक है। वो कहाँ बन रहा है? महाराजगंज यूपी। 15वां फ्लाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन बाई कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। और 8वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस प्रगति मैदान दिल्ली में, इसमें थीम था द फ्यूचर इज नाउ, ये सब दिल्ली में हुए थे आयोजन। ठीक है। कोटली आर्थिक सम्मेलन दिल्ली में। और 10th CP इंडियन रीजनल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन OM बिरला थे। जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट असेंबली की जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। और इसमें जिला न्यायपालिका सम्मेलन कहाँ पे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला न्यायपालिका सम्मेलन में हमारे सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग अडोप्ट किया गया था। और ये 1 सितंबर में हुआ था, दिल्ली में हुई थी। और 75 ईयर पूरे करने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आयोजित की गई थी। इसमें नया फ्लैग अडोप्ट किया गया था। उसका रंग कैसा था? ब्लू रंग था, ब्लू कलर का था। और उसमें जो लोगो है वो है यतो धर्मस्तु जय। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिला न्यायपालिका सम्मेलन। ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन 2024 दिल्ली में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेशन का हुआ दिल्ली में। मोहिदम कब्रिस्तान इंडिया की नई यूनेस्को साइट बनी थी। और ये असम के अंदर है, और पहली कब्रिस्तान है UN में। और इंडियन फर्स्ट
साहित्य शहर कोझिकोड, ध्यान रखना केरला के अंदर साहित्य शहर कौन सा, कोझिकोड। गुजरात में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी, लोथल में की जाएगी। और सेमी कंडक्टर की पहली पॉलिसी बनाने वाला स्टेट कौन सा है, गुजरात, ठीक है। और सानद कंट्री फर्स्ट सेमी कंडक्टर संयंत्र स्थापित किया सानद में, कहाँ पर किया, कंट्री फर्स्ट सेमी कंडक्टर संयंत्र स्थापित सानद में। और सेमी कंडक्टर की पहली पॉलिसी बनाने वाला स्टेट गुजरात। और वडोदरा में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे हो रहा है, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया था वडोदरा में, ठीक है। और इसमें पहली वंदे मेट्रो स्टेशन, वन नमो भारत रैपिड रेल, वो भुज और अहमदाबाद के बीच में चलने का प्रावधान है, पहली वंदे मेट्रो, ठीक है, वडोदरा। स्मृति वन कच्छ में, स्मृति जब कच्छ के 2001 में जब भूकंप आया था, उनकी याद में स्मृति वन संग्रहालय बनाया गया, कहाँ पर, कच्छ में है। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहाँ चलेगी, जिंद और सोनीपत के बीच में चलेगी, जिसमें अभी तक देश की हाइड्रोजन ट्रेनें लगभग 4 कंट्री में चलती है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन और चाइना शामिल है। सोनीपत देश का पहला संविधान संग्रहालय डिजिटली ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्वेशन 56वां इंटरनेशनल इंडियन रिजर्व बन गया, जिसमें यूएनओ विश्व पर्यटन संगठन ने दोड़मासस गाँव को पर्यटन गाँव उन्नयन के लिए चुना है ना, दोड़मासस ध्यान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है और बस्तर जिले में है। सबसे ज़्यादा हाइएस्ट जो पीएम आवास योजना में फायदा उठाया वो छत्तीसगढ़ ने उठाया, ध्यान रखना, ठीक है। लद्दाख भारत का पहला चीन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ है, लद्दाख में बनेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ड्रोन समिट हुई थी और कुर्नूल फर्स्ट कंट्री ड्रोन सिटी बनने जा रही, कुर्नूल, याद रखना। और महाराष्ट्र में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद केंद्र, कहाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में बनाया गया है। विश्व शांति बुद्ध दिवस उद्घाटन उद्घाटन लाथुर, जिसमें हमारे देश की प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। 15वां कृषि नेतृत्व का बेस्ट स्टेट किसको दिया गया, वो महाराष्ट्र को दिया गया। और बागवानी कृषि में टॉप स्थान नागालैंड का रहा, ठीक। और एमपी में बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क वो ओंकारेश्वर में है। और तिब्बत में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क वो कहाँ पे है, तिब्बत में, ठीक है। और रामागुंडम, सेकंड रामागुंडम तेलंगाना में है, ठीक। अंतिम में कर्नाटका में बंदरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है, बंदरघट्टा कर्नाटका में, उद्घाटन बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में। ये कहाँ, कर्नाटका, बंदरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटका। इंटरनेशनल में यहाँ हम साथ में पढ़ेंगे शिखर सम्मेलन, जितने भी जैसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP29 कहाँ हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। जो ग्लोबल वार्मिंग टारगेट था 1.5 सेल्सियस कम करने का टारगेट रखा गया। G20 समिट कहाँ हुई, G2 जनवरी में भी। और 7th एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस IOC मिलन इटली में भी, ठीक है। और UN जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ पर हुआ, जैव विविधता कहाँ हुआ, कोलंबिया में हुआ। और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू में हुआ, ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क होता है, विविधता, डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, वो लगभग 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम थी पीस विद नेचर, ठीक है। अगर SU की समिट थी वो लगभग जहाँ हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जिसने पार्टिसिपेट किया संघाई कोऑपरेशन समिट में, वो कहाँ पर हुई थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। और GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग कुवैत में हुई थी। और 19 ईस्ट एशिया शिखर कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाओस में हुई थी, ठीक है। और 16 ब्रिक्स सम्मेलन कमेटी सम्मेलन का जहाँ रूस में हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीनेशनल फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और इंडो US एक्स शिखर सम्मेलन इंडिया और US के बीच में हुआ था। इनोवेशन डिफेंस इनोवेशन को लेकर ये सम्मेलन हुआ था। और UN आम सभा का 79 सेशन कहाँ, न्यूयॉर्क में हुआ। वो इसका देश के प्रधानमंत्री वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जिन्होंने नारा दिया था। और क्वाद का 6 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, वो USA में हुआ था। और क्वाद में कुल 4 कंट्री आती है, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। आरोग्य मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूक्रेन में युद्ध पीड़ितों को एक इमरजेंसी
हेल्थ सहायता करने के लिए 20 ट्यूब चलाया गया और राजस्थान इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल प्रोजेक्ट है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और G7 शिखर सम्मेलन का आपका फसानो इटली में हुआ। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन देखोगे तो कहाँ पे हुआ था, ये भारत में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है रखना, ठीक है। और स्टेट ऑफ यूनियन टैक्स यूसास हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनाई, टैक्स US में बनाई गई। और संघाई सहयोग सम्मेलन 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और मिस्र में अब्देल फतेह अल सीर नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये अब मैं कह रहा हूँ पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड पर्सनैलिटी। और नवीन रामगुमाल कहाँ के PM है, मॉरिशस के PM है नवीन रामगुमाल। और सिंगेन इसिया जापान की प्रधानमंत्री। मसातो कांडा ADB के नए चेयरमैन। वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के नए चेयरमैन बने हरिनी अमर सूर्या, जो श्रीलंका की नई PM बनी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी है, ये ध्यान रखना है। हरिनी अमर सूर्या, उनकी जो प्रेसिडेंट है वो अनुरा कुमार दिसानायके। और 67 मेंबर मसातो का ने इसके जो वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक की बना वो इसराइल बना है, ध्यान रखना, ठीक है। और फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट वर्ल्ड बिगेस्ट का ताइवान में, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपीय आयोग की नई चेयरमैन बनी है, उर्सुला वॉन डेर लियन। और यूरोपियन काउंसिल की नई जो अध्यक्ष बनी है एंटोनिया क्रिस्टा, ध्यान रखना। मोहम्मद मूज मालदीव के नए प्रेसिडेंट है। मोहम्मद सोल्जर जर्मनी के सांसद हैं। प्रबोतो सुबियांतो इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट हैं। और पेंता गतिनी सीसी नागा यंगेस्ट PM ऑफ थाईलैंड की बनी पैतांगतनी सियो नागरा। और मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बने हैं। दक्षिण कोरिया में बात करूँ तो वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक AI म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है, वो दक्षिण कोरिया में फ्लाउडिया सिबना, जो मैक्सिको की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है, ठीक है। रामलला पर टिकट जारी करने वाला लाओस कंट्री है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय जन औषधि केंद्र मॉरिशस में बना है, ध्यान रखना यहाँ। और परविंद्र कुमार। और जयपुर में इसमें जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, ठीक है। और अब बात IS इंडियन सोलर एलायंस का न्यू मेंबर बने, कुल नया मेंबर बना वो स्पेन बना है, ठीक है। और इसमें वियतनाम टू लेम जो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट है। और फार्म मिना चिन्हा ये PM है यहाँ के वियतनाम के। सुपरसेन ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट टू फिलिस्तान हो रहा है। सुपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल है वो फिलिस्तान को इस बार फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया। और 2 पोर्ट अंडर अभी भारत के अंडर में है, एक तो चाबार पोर्ट एंड एक सितवी पोर्ट म्यांमार, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करेंगे ये ज्योग्राफिकल डिवीज़न देख लेना। अब करंट अफेयर पूरा हो गया, हमने ओलंपिक से लेकर जितने भी कॉम्पिटिशन है वो सब पढ़ा, स्टेट और इंटरनेशनल सारी पर्सनैलिटी के साथ पढ़ा है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ये इंडिया का मैप आप देख लेना। और ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि राजस्थान का ओरिजिन में पेंजिया पैंथालासा कितना 30-70 का रेशियो, फिर यहाँ से एग्जाम्पल ले, ये थोड़ा आप देख लेना यहाँ से। तेथिया अरावली और साउथ और पार्ट ऑफ पेनिसुलर के इंडिया, पार्ट डेजर्ट और ईस्टर्न राजस्थान में, ये वहाँ से राजस्थान बनता है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है राजस्थान में जो कोना को गंगानगर का नॉर्थ ईस्ट लेटीट्यूड पे लास्ट गाँव है कोना गाँव है। और बोरकुंड गाँव विलेज का कुशलगढ़ तहसील में, बोरकुंड ध्यान रखना। और यहाँ सिलाना विलेज राजगढ़ तहसील धौलपुर में। और यहाँ कटारा विलेज जैसलमेर में सबसे लास्ट पॉइंट है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप देख लेना एक बार। अब मैं बात करूँगा वो इंटरनेशनल बॉर्डर की। लगभग 4 जिले वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया और बाड़मेर हो गया, ठीक है। सबसे हाईएस्ट बॉर्डर किसकी है, जैसलमेर की 467 किलोमीटर। और ये आप देख लेना, मैं इनमें टाइम खराब मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए ज़्यादा। अब मैं फिजिकल डिवीजन की बात करूँगा। फिजिकल डिवीजन वेस्टर्न सैंडी प्लेन आते हैं, अरावली रीजन आता है, और ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान आते हैं, और साउथ ईस्टर्न राजस्थानी प्लेट्यू आती है।
और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और विशेषताएं कहाँ है, इनका पूरा मैप हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वेस्टर्न सैंडी रीजन का। ठीक है, पश्चिमी सैंडी रीजन। ठीक है, जिसमें सैंड ड्राई प्लेन है। रेनफॉल कितना है, 0.0 से लेकर 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। सेमी एरिड में रेनफॉल 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। और इन हाइएस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है, 61% एरिया है। और पॉपुलेशन कितनी है, 40% राजस्थान की यहाँ रहती है। और ये डेजर्ट आती है, पर बता दिए, देख लेना, लूणी नदी यहाँ से है, शेखावटी रीजन। और इसमें जो सेमी एरिड की रीजन है वो लूणी, शेखावटी रीजन, नागपुर उपलैंड एंड घग्गर मैदान, ये इसके मैदान है। ठीक है, गोदावरा रीजन, पचपदा साल्ट रीजन यहाँ आता है। और स्टोरेज ऑफ गैस मिनरल बाड़मेर यहाँ पे है। और सैंडिट्राई प्लेन में आता है। ठीक है, लाठी स्टेट बरखान फाउंड मोस्टली इन शेखावटी रीजन। चूरू में लॉन्जिट्यूडल पैरेलल टू विंड, 300 राइट एंगल टू विंड डायरेक्शन है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे अरावली रेंज की। बात करेंगे अरावली रेंज राजस्थान में लगभग सबसे 9.3% टोटल कुल परसेंट क्षेत्रफल का हिस्सा है। और सबसे मैक्सिमम जो उसकी चौड़ाई है वो राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है, राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के बीच में है। ठीक है, और हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ, जयपुर में है। हाईएस्ट का जो एल्टीट्यूड कहाँ, जयपुर में है। और मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो हमारे उदयपुर में है। यहाँ हाईएस्ट एक्सटेंशन का है उदयपुर में। ठीक है, और यहाँ एक बार पढ़ लेना एक पन्ने को। ठीक है, आबू चिरुई। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी हिल कहाँ पर आती है। ये साउथ अरावली है, या सेंट्रल अरावली, या नॉर्थ अरावली, 3 भाग हैं अरावली के। ठीक है, और साउथ अरावली में जिसमें मेवाड़, भोरट, गीवा, मरवान, गुरु शिखर ये पिक आती है। जैसे सिरवी, असलगढ़ सिरवी के अंदर आती है। भोरट प्लेट्यू, छप्पन हिल जो सिवाना रीजन ऑफ बाड़मेर में है। हाँ, गुरु शिखर वगैरह ये देख लेना। और लास्ट बार बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था, और रेंज के अकॉर्डिंग लोकेशन पूछी थी नॉर्मल गाँव की। ठीक है, इस बार मुझे लगता है कि हिल के बारे में पूछेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी पूछेंगे। गुरु शिखर हो गया सबसे हाइएस्ट 1722, क्रोनोलॉजी की असलगढ़ हो गया। ठीक है, और सेंट्रल अरावली में मैं बात करूँ तो तारागढ़ जो अजमेर में मेन हिल है। और ये बिशोप गिब्रिटर राजस्थान। ठीक है, ईस्टर्न प्लेन में राजस्थान के कुल पॉपुलेशन का 23.9%, जिसमें माही या छप्पन का बेसिन है, बनास बेसिन है, और चंबल बेसिन है, और बाणगंगा प्लेन है मेजर। और माही छप्पन बेसिन की बात करूं तो माही, सोम, जाखम और कागड़ा, झमरी ये आते हैं। एक्सटेंशन उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साउथर्न चित्तौड़गढ़ में। और छप्पन का मैदान छलूपर सारदा एरिया में। ठीक है, और चंबल बेसिन है, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। अब मैं बात करूँगा साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू में 2 प्लेट्यू आती है, विंध्यन स्केप एंड डेक्कन लावा प्लेट्यू आती है। ठीक है, और कुल 9% इसका हिस्सा है। ठीक है, ये मेजर पिक है गुरु शिखर से देलवाड़ा, जरगा, असलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, रघुनाथ, सज्जनगढ़, टोटगढ़, को, सेरा, तारागढ़, बिलाई, ये कहाँ पे सब सिरोही में आती हैं। ये अरेंजमेंट है, इनका अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। सबसे हाइएस्ट कौन है, गुरु शिखर, उसके बाद शेर, देलवाड़ा, जरगा, कौन से ज़िले में, ये देख लेना आपको। और क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में राजस्थान क्लाइमेट के साथ ये एरिड, ये वेस्टर्न में एरिड रीजन है, तो ये सेमी एरिड है। फिर यहाँ सब ह्यूमिड एंड, और लास्ट में ह्यूमिड रीजन आ गया। ठीक है, और वेरी ह्यूमिड रीजन है ये। और ये सोल, और इन दोनों की बात हम आगे करेंगे। फर्स्ट सीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आती है वो आती है मानसून राजस्थान में लगभग जून के एंडिंग में और जुलाई की स्टार्टिंग में आ जाता है। और वेस्ट जिसमें अलग अलग तरीके की इसो हीट आती है, इसमें लाइन आती है, और 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ईस्ट और वेस्ट इसो हीट आती है। और ये रिसीव रेनफॉल बाई बोथ ब्रांच मानसून है, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से। एवरेज रेनफॉल, मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल झालावाड़ा में होती है, और अरबियन सी में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो बांसवाड़ा में होती है। मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल बांसवाड़ा। ठीक, क्लाइमेट रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट इस बार आने की पूरी उम्मीद है मुझे लगती है। और क्लाइमेट में एरिड रीजन, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एरिड रीजन है, ये बार एरिड, ये
एरिड रीजन में आता है, जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 45 से लेकर 49 के बीच में रहता है, और इसकी जो मिनिमम है वो 0 से लेकर 8 सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल एवरेज 25 सेंटीमीटर है। इसमें वेजिटेरियन है वो जेरोफाइट की तरीके की वेजिटेरियन, ये पूरा पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट इसमें आता है। सेमी एरिड में बारिश 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और डायरेक्शन यहाँ से आप देख सकते हो, ये ज़िले जो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, वो ये इसमें आती है, ठीक है। और ये सब उमिड और एरिड सेक्टर है, और सब उमिड में 40 सेंटीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर और 36 डिग्री सेल्सियस है। और ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन कितना रेनफॉल है 60 से लेकर 8 सेंटीमीटर। और विंटर है यहाँ तक, ठीक है। विंटर लगभग 12 से लेकर, विंटर के टाइम टेम्परेचर रहता है 12 से लेकर 18 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। और वेरी ह्यूमिड में कौन कौन से आती है, जिसमें बारह, झालवाड़ा और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये कंपेरिजन चार्ट है, कोपेन क्लासिफिकेशन एंड थोरो, ठीक है। एरिड रीजन, सेमी एरिड एंड वेरी ह्यूमिड में, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, थ्रोन्ट वेट क्लासिफिकेशन है उसका, आप देख लेना। इसमें AAD ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट रीजन है, क्लाइमेट रीजन सेमी एरिड क्लाइमेट लार्जेस्ट आते हैं। और इसमें क्लाइमेटिक रीजन एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेट रीजन एंड ह्यूमिड रीजन किसने बात की है, ठीक है। कोपेन क्लासिफिकेशन है, इसने A इक्वेटोरियल को बताता है, बी का मतलब एरिड होता है, सी का मतलब वार्म, ठीक है, टेम्परेचर, और कॉन्टिनेंटल D, और E का मतलब पोलर, ठीक है। उस आधार पर इसने क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें इसने एरिड डेजर्ट किसको बताया है, BSW, जिसमें सेमी में एरिड है, और सब ह्यूमिड, और ये ह्यूमिड AW में ये कौन कौन सी आती है, इसको ये क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी देखना और फिर इन चीज़ों को देखना, वही है सेमी एरिड, एरिड ह्यूमिड एंड मैक्सिमम ह्यूमिड। ये ऑयल क्लासिफिकेशन है, ये बहुत पुराना, जैसे डेजर्ट ऑयल हो गया, ग्रे ऑयल, ये नॉर्मल जैसा नाम है वैसे इनकी डेफिनेशन LVL हो गई, और ब्लैक सोइल एंड मिक्स रेट। हाँ, लेकिन न्यू स्कीम आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। जैसे न्यू स्कीम में एरिड सोल है, वो इसका जो ग्रेथ ग्रुप है वो है कॉम्बरथियंस, कैलकोरिथस एंड पेलोराथिन सेलोथराइड्स, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली एंड जालोर। और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट द ओल्ड सोइल इसके ग्रुप में ये डेजर्ट सोइल एंड सेरुंजिम एंड सेलाइन सोइल इसमें आती है एरिड सोल में। और एल्फी सोल से इसमें ये जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये यहाँ हाड़ौती और इन क्षेत्रों में, जयपुर, जोधपुर, अलवर में, ठीक है, मत्स्य यूनियन स्कूल रहते थे। एंटीसोल से वो मारवाड़ में है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इंसेप्टिसोल कहाँ है, सिरवी, पाली, उदयपुर और राजसमंद में। ये इंपॉर्टेंट है, जिले और न्यू स्कीम सोइल का क्या है। और वर्टिसोल में झालावाड़, कोटा और बूंदी, ठीक है। तो बात करूँगा मेजर प्लेट्यू में, राजस्थान की मेजर प्लेट्यू में बात करूँ, एक होती प्लेट्यू मेसा चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है, और प्लेट्यू, ठीक है। और मेडसरा प्लेट्यू चित्तौड़गढ़ में, प्लेट्यू बोरट कहाँ पे, बोरट गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में बोरट आती है। और जरगा ISTP के आबू प्लेट सिरवी में, ओडिया प्लेट्यू सिरवी में, और भोमर प्लेट कहाँ पे, डूंगर और बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। और लसाड़िया प्लेट्यू उदयपुर में, प्लेट्यू सारा ऊपरमल प्लेट्यू, बहुत ध्यान रखना, प्रजामंडल यहीं से शुरुआत हुआ था, ऊपरमल प्लेट्यू। और कांकनवाड़ी प्लेट्यू अलवर में, ठीक है। ये स्टेट फ्लावर कौन सा है, रोहिड़ा। स्टेट एनिमल कौन सा है, ये देख लेना थोड़ा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और मास्कोट देखोगे, मास्कोट में अजमेर का कौन सा, अजमेर में कौन से, खारमोर बर्ड हो गया, भीलवाड़ा में पिकॉक हो गया, अलवर में सांबर डियर हो गया, और बाड़मेर में फॉक्स हो गया, बीकानेर में बतबर या सैंड ग्राउज कहते हैं। तो एक बार मैस्कोट ये देख लेना। इम्पोर्टेंट डे है, जैसे एनिमल फोर्टनाइट 14 जनवरी से 31 जनवरी, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है, 21 मार्च फॉरेस्ट्री डे है, और 1 मार्च को फॉरेस्ट वीक 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में होता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को होता है, ठीक है। और यही मास्कोट है वापिस, जिसमें सवाई माधोपुर का मास्कोट क्या है, टाइगर है। और सीकर का शाहीन ओक और टॉम ब्रोक। विल्ड चिकन किसका, सिरवी का। और जयपुर में शीतल स्पॉटेड डियर। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में बात करें तो राजस्थान में कुल 3 नेशनल पार्क हैं, 27 सेंचुरी है,
और कंजर्वेशन रिजर्व लगभग ये भी 27 है। इनकी बात हम अब आगे करेंगे, ठीक है। तो सेंचुरी में से बंद गृह कहाँ पे है? भरतपुर में है। बस्सी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। दारा गेम, इन सभी की मैंने पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम अपलोड कर रखी है, एक बार उनको वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। भैंसरोडगढ़, दारा, और फिर नाहरगढ़ जयपुर में हो गया, जामुआ रामगढ़ जयपुर में हो गया, फुलवारी किनारा उदयपुर में हो गया, जयसमंद उदयपुर में हो गया, जामुआ रामगढ़ जयपुर में, और रामगढ़ विस्तारी कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। ताल छापर सेंचुरी चूरू में। और अब आगे बढ़ते कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व का टोंक में, और गोगलदेव कंजर्वेशन नागौर में, शाकंभरी सीकन झुंझुनू में, गोडा विष्णु ये जोधपुर में, भीड़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। झालना अमरगढ़ जयपुर में, और रामगढ़ कुंज बिहार 12 में, और अजमेर, ठीक, ध्यान रखना होगा। ये बीकानेर जू, ये रास्ते में जू देखेंगे, कोटा में जू है, उदयपुर में, और जोधपुर और बीकानेर में। डियर पार्क राजस्थान में, अशोक विहार पार्क, संजय पार्क, ये सब दोनों जयपुर में, पुष्कर डियर और सज्जनगढ़ डियर और अमृता देवी जोधपुर में, और मसिया सफारी पार्क जोधपुर में, और 1985 में बनाया गया था, ठीक। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले जो फॉरेस्ट पॉलिसी आती है वो आती है लगभग 1894 में। भारत की सबसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आती है? 1894 में। और राजस्थान की मैं फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करूँ तो 1910 में जोधपुर स्टेट था, उसने पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी। और उसके बाद 1948 में 1949 में राजस्थान फॉरेस्ट डेवलपमेंट इस्टाब्लिश होता है, और 1953 में पॉलिसी एक्ट आता है, और 2010 में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनती है, और 2000 इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में आती है राजस्थान सरकार की, ठीक है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे तो राजस्थान में 3 तरह की फॉरेस्ट है। ट्रॉपी थ्रोनी फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडीज एंड ट्रॉफी माउंटेन है, ठीक है। और ये पॉलिसी नई अभी रिपोर्ट आई है, वो इसमें मैंने अपडेटेड नहीं है, तो आप टेलीग्राम से वहाँ से निकाल सकते हो। ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन में सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडीज फॉरेस्ट, 3 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल थ्योरी एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। जिसमें दोकरा फॉरेस्ट हो गया, बम्बू फॉरेस्ट है, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर में आता है। और ये इस तरीके से ट्रॉपिकल में ये जैसे इनकी रेनफॉल बहुत कम होती है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती है। सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट माउंट आबू में होती है। और ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडीज फॉरेस्ट में आपको बबूल खेड़ ये इसमें आते हैं, ठीक है। अब राजस्थान अभी तक वन डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम आई है। अब फॉरेस्टेशन 1977 से लेकर 78 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कहीं आई राजस्थान, जैसे 2009 में आया हरियाणा राजस्थान। अभी जो 1 अगस्त को 2024 को हमारे बजट में 7 करोड़ सैंपलिंग लगाने का प्लान है। अमृता देवी वैष्णो देवी स्मृति अवार्ड का 1997 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेजर रिवर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 तरीके के रिवर हैं, एक तो पश्चिम बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, दूसरी अरबियन सी, और तीसरा है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। और बंगाल में चंबल, पार्वती और गंभीर बाणगंगा गिरती है। बनास, बादामी, कुरल इनकी सहयोग नदी। अब आगे मैप से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। और अरबियन सी में जिसमें ये लूणी, महाई और साबरमती, सूखी सांकड़ी इसकी सहयोग नदियाँ। और ड्रेनेज में कांतली, काकिनी, गग्गर, साहिबी और मंत्रा और रूपारेली इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर बेसिन। देखो ये रिवर बेसिन में ये लूणी नदी का रिवर बेसिन है, ठीक है। आउटसाइड बेसिन है ये, सॉरी लूणी बेसिन ये है। और उसके बाद ये बनास नदी, और यहाँ पर चंबल, यहाँ गंभीरी, यहाँ बाणगंगा, रूपारेल। और ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? यमुना में, ठीक है। और ये जाकर मिलती है खंबात की अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। ये लूणी नदी है, और ये गग्गर इनलैंड नदी है। अब सबसे पहले बात करेंगे इंलैंड ड्रेनेज सिस्टम की। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है कांकली रिवर है, जो सीकर में है। और छोटा सा भी ये भी सीकर में है।
और रूपारेल कहाँ है, अलवर, रूपारेल अलवर के अंदर है, और कांकणी जैसलमेर। अब मैं बात करूँगा इसकी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में बनास रिवर आती है जो खमनूर हिल कुंभलगढ़ से निकलती है, और इसकी लेंथ लगभग 512 किलोमीटर है। इसमें लगभग बिसलपुर डैम है, यहाँ पर बना हुआ है, ये चंबल नदी है, यहाँ पर बिसलपुर डैम है, कहाँ बना हुआ है, टोंक में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसरदा डैम है, वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में इसरदा डैम सवाई माधोपुर में बना हुआ है, और मोरल डैम दौसा में बना हुआ है, और मेजा डैम कोठारी नदी के किनारे बना हुआ है, और बेडस और आयर रिवर है कोकुंदा हिल वहाँ से निकलती है, और कोठारी देव वो भी रिवर हिल से निकलती है राजसमंद में, और गांधीरी रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है। बाणगंगा, गांधीरी और पार्वती एंड चंबल, काली सिंध, ये इसकी ठीक है दूसरी नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसमें लूनी नदी आती है, बंगाल वेस्ट बनास साबरमती एंड सुकड़ी गुइया, ये नदी आती है, जवाई रिवर आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन मोरेन रिवर, सोम रिवर एंड जाखम रिवर, उरानास, और यहाँ इन तीनों की त्रिवेणी है, और यहाँ पर बागेश्वर का मेला लगता है कब, माघ पूर्णिमा को। ये इतना इम्पोर्टेंट था। और इसमें थोड़ा डैम देखा, जैसे माई बाजार डैम कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। कागड़ी डैम कहाँ है, डूंगरपुर में। कडाना कहाँ, गुजरात में हो गया। जाखम डैम कहाँ है, प्रतापगढ़ में हो गया। और सोम कडागर उदयपुर में, और सोम कमला और अम्बा डैम कहाँ है, डूंगरपुर में है। और अब बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, सबसे इम्पोर्टेंट बात है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में देखो, यहाँ कौन है, अलास्का, कनाडा और मेक्सिको, तो यूएसए एंड मेक्सिको। ये देखो माउंटेन रेंज है, ये ब्रूक रेंज है, अलास्का रेंज का अलास्का में फैली हुई है। फिर यहाँ रॉकी माउंटेन आ गया, और यहाँ सीरिया मेंड्रीज एंड कोस्टल प्लेन हो गया। अब कनाडियन ये सिल्ड है, ठीक है। नॉर्मल बात थी, हमने देख लिया है। अब बात करेंगे बस नॉर्थ अमेरिकन की रिवर की। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो देखो मिसिसिपी रिवर है, जो कहाँ से निकलती है, या मिसिसिपी रिवर है वो यहाँ से निकलती है, ओंटारियो से निकलती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती है, ठीक है। और मुसूरी रिवर कहाँ से निकलती है, रेंडीज माउंटेन से निकलती है, रॉकी माउंटेन से निकलती है, ठीक है, रॉकी माउंटेन से निकलती है। और ये बोरक रेंज है, अलास्का रेंज है, और अलास्का रेंज से फ्रेसर रिवर यहाँ से निकलती है, फ्रेसर कोलंबिया, और कहाँ जाकर गिरती है, पैसिफिक ओशियन में। और नेक्स्ट यूकोन है, और यूकोन रिवर यहाँ से निकलती है, ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, और फिर वो अंतिम में जाकर बेरिंग सी में जाकर गिरती है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका की कुछ रिवर हो गई, ग्रेट सिल्वर रिवर हो गई। अब बात करेंगे ग्रेट लेक की। ग्रेट लेक में 5 लेक है, ठीक है। 5 लेक में सबसे पहले जो लेक है वो आती है लेक सुपीरियर, लेक ओरून, लेक एरी एंड लेक ओंटेरियो, और लेक मिशिगन। 5 सुपर लेक मिलकर, और इसमें इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, सिटील एंड हैवी इंजीनियरिंग इनके यहाँ स्थान है। और 4 मेन डेजर्ट है देखो, मोहाई डेजर्ट, सोरन डेजर्ट एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट एंड चुनहुनुम डेजर्ट यहाँ पे है, ठीक है, देख लेना एक बार। बात करूँ तो यहाँ वापस ये अलास्का रेंज हो गई। फिर वापस हमारे कोस्टल माउंटेन हो गया, ये सीरिया हो गया, ये रॉकी माउंटेन हो गया, और ये हमारा ग्रेट प्लेन है, और ये कनाडियन शील्ड है। और यहाँ से हमारी मिसिसिपी नदी निकलती है, और यहाँ से हुरून निकलती है, और यहाँ से मिलकर मिसिसिपी से मिलती है, और यहाँ से 5 ग्रेट लेक यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से ग्रेट लेक, ठीक है। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्षेत्र की, नॉर्थ इंडस्ट्रियल रीजन की बात। नॉर्थ इंडस्ट्री में सबसे नॉर्थ अमेरिका में वो है मोहॉक वैली, जिसमें टेक एडवांटेज और एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी एंड
निगरन फॉल्स है, ये बफेलो यहाँ का इलाका है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न ओंटारियो में ये कनाडा का क्षेत्र है जिसमें लेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। और वेस्टर्न ग्रेट लेक है वो कहाँ है, चिकागो में, जो हब फोर के नेशनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सेंटर की है। और पिट्सबर्ग किसकी है, वो है लीडिंग स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री पिट्सबर्ग है। न्यू इंग्लैंड कॉटन के लिए फेमस है, और मिडल अटलांटिक और साउथर्न कैलिफोर्निया ये टॉप इंडस्ट्रियल रीजन है। अब बात करेंगे हम साउथ अमेरिका की। हाँ, सबसे पहले जो माउंटेन है वो एंडीज रॉकी माउंटेन, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये कंट्री में कैरिबियन सी आ गई, यहाँ पे ब्राज़ील है, या माउंटेन अर्जेंटीना हो गई, या पेरू, कोलंबिया, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ ब्राज़ील है, या पंपाज हो गया, और यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, ठीक है। एंडीज माउंटेन कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। अब रिवर की बात करेंगे तो रिवर में सबसे बड़ी रिवर आती है अमेजोन रिवर, जो कोलंबिया से निकलती है और यहाँ से जाकर सीधा अटलांटिक ओशन में गिरती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे इसमें मेल्डिवर रिवर हो गई, नाइजर रिवर हो गई, ये तेजपोस रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, जियांग रिवर, ठीक है। और ये सब यहाँ जाकर अमेजन में मिलती है। और ओरिनो रिवर कहाँ, वेनेजुएला से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, अटलांटिक ओशन में निकलती है। और ये मेडा पेलना रिवर है, वो कैरिबियन सी में जाकर गिरती है, मेडा डालना कोलंबिया में, ठीक है। और अगली है जैसे अगली हो गई प्राणा रिवर हो गई। वो प्राणा रिवर कहाँ से निकलती है, यहाँ से अर्जेंटीना से निकलती, कहाँ गिरती है, अटलांटिक सी में गिरती है, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट इलाके हैं, यहाँ ये ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, ये कॉपर है यहाँ पे निकलता है, ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना हो गई, और यहाँ पे कॉपर टॉप स्टेट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पढ़ेंगे तो माउंटेन में स्कैंडिनेवियन माउंटेन में नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड में स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, ठीक है। और माउंटेन स्कैंडिनेवियन। उसके बाद हम बात करेंगे यूरल कहाँ है, रसिया में, कार्पेथियन किस में, क्रेजी रिपब्लिक में है, काजाकिस्तान, स्लोवाकिया एंड हंगरी, रोमानी एंड मोल्डोवा में कार्पेथियन माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अल्पास कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है, अल्पास स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया एंड सोल्विया में। और ये प्रीनेस कहाँ पे है, ये तो स्पेन और फ्रांस के बीच में फैला हुआ है। और वोस्गास रिवर है, वो यहाँ से निकलती है, फ्रांस यहाँ से निकलती है, वोस्गास रानी फ्रांस में आती है। और एल्बी रिवर है, वो सेकोवाल्किया से निकलती है और नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। और ऑर्डर भी यहीं से निकलती है और बाल्टिक सी में जाकर गिरती है। ओडेर ये पोलैंड से निकलती हैं, यहाँ की कॉर्फियन से निकलती है, और ये भी यहाँ बाल्टिक सी में जाकर गिरती है, ठीक है। और लोयर नदी है, वो फ्रांस से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, अटलांटिक सी में गिरती है, ठीक है। और अल्पास हो गया, ये बाल्कन रिवर, ये बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, और अल्बेनिया, यहाँ पर बाल्कन फैला हुआ है। और डिनारिक कहाँ पे है, यहाँ पे अल्बेनिया, मोनिया एंड ओसानिया एंड ऑस्ट्रिया में, ठीक है। यूरोप की बात होगी, कैस्पियन वोल्कन रिवर देख लेना। अब बात करेंगे रिवर एंड प्लेन की बात करेंगे। रिवर हमने पढ़ ली, कुछ रिवर बच गई, जैसे डॉन सेंट्रल एशिया निकलती है, सी अज्वा से निकलती है, ये अज्वा ब्लैक सी का ही पार्ट है। और व्लादिमिर हिल कहाँ से, वोल्गा रिवर है, वो कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, जिसके अंदर वापस देख लेना एक बार। एशिया में ये सेंट्रल एशिया हो गई, ईस्टर्न एशिया हो गई, साउथ एशिया हो गई, वेस्टर्न एशिया हो गई, ठीक है। इनके माउंट आगे देखेंगे। और ये देखो हिमालय, इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया। सबसे पहले माउंटेन की बात करेंगे तो माउंटेन में ये देखो सेस्की माउंटेन एंड वेरोक्योंग में माउंटेन कहाँ पे है, वो ये तिब्बत का एक पार्ट है, वहाँ पर है, ठीक है। और ग्रेटन किंगडम विक्टिम जया एंड सया माउंटेन गोबी, ये क्या है, गोबी प्लेट्यू से है, और ये सब हाईएस्ट प्लेट है एशिया की और चाइना में पड़ती है। और सेंट्रल साइबेरियन प्लेट, ये भी प्लेट्यू है। और प्लेन देखेंगे तो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, ट्यूबरन प्लेस है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये नॉर्थ चाइना प्लेन है, ये प्लेन है। और प्लेन के बाद में हम बेसिन्स की बात करेंगे
तो ये बेसिन में डेक्कन, ये घाट है, वेस्टर्न घाट, डेक्कन घाट, ठीक है। बेसिन में टेरिम बेसिन आ गया, सिजियन बेसिन एंड बुरेवियन बेसिन, ये थोड़े बहुत है इम्पोर्टेंट है, देख लेना। इंडोग्रोस रिवर वही वापस यही बच्ची भी है, गोबी, यांगचुंगी, तिब्बत और प्लेट्यू राउस, प्लेट्यू अरेबियन एंड प्लेट्यू ईरान, देख लेना एक बार। अब बात करेंगे हम तिब्बत प्लेट सब हाइएस्ट मोस्ट नदी यहाँ से निकलती है, और इंडस नदी यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। सतलज भी यहाँ से निकलती है, जैसे गंगा दिल्ली से, यहाँ से गंगा निकलती है मानसरोवर लेक से, और भूटान हो गया। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना में यारलुंग सांगपे नाम से निकलती है, और भारत में जब यहाँ से घुसती है अरुणाचल प्रदेश में तीस्ता होती है, और तीस्ता यहाँ का ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और यहाँ दोनों मिल जाती है तो फिर पद्मा हो जाती है। ये सब जितनी सेंगुंग पिंग है, येलो रिवर है जो चाइना की डिजास्टर रिवर कहते हैं, ये सब यहाँ से निकलती है तिब्बत प्लेट्यू से। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल रीजन की, ठीक है। ये काराकोरम हिमालय, सॉरी हम बात करेंगे अभी क्लाइमेट की बात करेंगे, तो क्लाइमेट में ये तकलाम एंड टर्फन बेसिन और गोबी डेजर्ट है। ये कौन सी है एरिड है, यहाँ पर क्या हाइपर एरिड है, ये हाइपर एरिड रीजन क्षेत्र है, हाइपर एरिड गोबी एंड एमी, और ये स्मॉल सेमी एरिड क्षेत्र है। अरेबियन डेजर्ट हो गया, जहाँ बारिश कितनी 200 लेकर 100 से लेकर 200 mm के बीच में होती है सेमी एरिड में, ठीक है। अब अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में ये सहारा डेजर्ट हो गया, कालाहारी हो गया, और ये हमारा सीमानिया हो गया, ये टॉप डेजर्ट है। और माउंटेन में ये एटलस माउंटेन है, ये सहारा माउंटेन है जहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो एंथियोपिया आइलैंड यहाँ पे, और सीमानिया आइलैंड यहाँ पे है। ये आइलैंड नाम देखना कालाहारी, ये कहाँ पे अफ्रीका में पड़ते हो, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे अफ्रीका में सबसे टॉप माउंटेन है एटलस माउंटेन, कहाँ पे अफ्रीका में आता है। ये कांगो रिवर बेसिन, नील नदी यहाँ से निकलती है, और इसी से एटलस माउंटेन से, और यह सहारा मरुस्थल आ गया, और ये कालाहारी है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑकलैंड। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की 4 डिवीजन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूजीलैंड आ गया, या ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, सुना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ फिजिकल फीचर की बात करेंगे। यहाँ वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कौन से हैं, जैसे ये फिंडर रेंज कहाँ पे आती है, ये सब यहाँ पे आती है, ईस्टर्न में आती है। ये मैकडोनाल्ड रेंज हो गई, और ये डार्लिंग रेंज हो गई, और यहाँ पे विक्टोरियन रेंज है, ये कौन सी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आती है। और ये माउंट रेंज हो गई, वेस्टर्न रेंज देख लेना हो गई पूरी। अब डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट हो गया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे, तनामी डेजर्ट, और ये सैमसन, ये सब कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, जिसमें केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ, टोंक में, सूखा क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में, ऊँट अनुसंधान बीकानेर में, सुंदरवन जोधपुर में, मरु बागवानी बीकानेर में, कृषि विपणन जयपुर में, और पशुधन प्रजनन कार्य सूरतगढ़ गंगानगर। ये टॉप टॉपिक देख लेना आप यहाँ से, ठीक है। केंद्रीय वन बोर्ड हो गया, प्रेस प्रजनन केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में, भेड़ रोग अनुसंधान जोधपुर में, भेड़ प्रशिक्षण जयपुर में, और घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, और सौर्य वेधशाला उदयपुर में, इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी शोध संस्थान जोपासनी जोधपुर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहाँ पे, जोधपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, और सुपायन शोध संस्थान जोधपुर में, ठीक है। ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान जयपुर में, और दूसरा अजमेर में बन रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान सीरी पिलानी, ठीक है, झुंझुनू, और सिरेमिक ये बीकानेर में, ठीक है। साहित्य अकादमी जयपुर में, मधुमती मासिक पत्रिका, राजस्थान लोक कला मंडल जयपुर में, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति बीकानेर में, और भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, पचपदरा में, और कृषि अनुसंधान में चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, ठीक है। जवाहर वल्लभनगर उदयपुर, ईसबगढ़ मंडोर जोधपुर, बाजरा जोधपुर बाड़मेर, कपास गंगानगर, और राई भरतपुर में, ठीक है।
अगला है साइंस टेक्नोलॉजी। ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ब्लड ग्रुप में दो मेन ग्रुप होते हैं, एक होता है एबीओ सिस्टम, एक होता है आरएस फैक्टर। एबीओ सिस्टम क्या होता है? इसमें दो एंटीजन होता है, ए एंड बी, और डिपेंडिंग ऑन एंटीजन प्रेजेंट देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप ए, यहाँ मेन 4 ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ, ए बी एंड ए बी ओ। ए ग्रुप होता है, इसमें ए एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ठीक है। बी होता है, बी एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटी ए। तो यहाँ ये एंटीजन है, ठीक है, एंटीबॉडीज है ए एंड बी। और ए और बी क्या है? नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये क्या है? बहुत एंटीजन्स हैं। और ए है ग्रुप ओ हैज़ नॉट प्रोड्यूस एंटीजन एंटीबॉडीज, ठीक है। और आर एस फैक्टर होता है, आर एस फैक्टर यदि पॉजिटिव है दैट प्रोटीन का मतलब प्रोटीन यदि आर एस फैक्टर प्लस पॉजिटिव में है तो क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, और नेगेटिव तो एब्सेंट है, ठीक है। और ये होगी लगभग 8 ग्रुप होते हैं ब्लड के, ए बी ओ। और ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी है, जैसे पीपल विद जीरो नेगेटिव, यदि कोई ब्लड किसी लेता है तो जीरो आर क्या यूनिवर्सल डोनर होता है, ग्रुप जीरो, ठीक है। ब्लड कैन बी गिवन टू एनीवन। ए बी पॉजिटिव ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ए बी जिसका है ना वो कुछ भी रेसिप कर सकता है, और वो नेगेटिव है और वो डोनर होता है, देने वाला, ठीक है। और ये ए कैन रिसीव फ्रॉम ए ओ बी एंड बी कैन रिसीव फ्रॉम बी ओ एन ओ। 3 ग्रुप ए बी बी ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए और ए से ले सकता है, जिसका ग्रुप बी है वो बी और ओ से ले सकता है, और जिसका ग्रुप ए और बी एंटीजन है वो ए बी ओ सभी से ले। ओ है, ओ कैन ओनली ओ यूनिवर्सल ले देना, ठीक है। आर एस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रेसयूज फैक्टर कहते हैं। और इसमें एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ, इसमें क्या है? रेड ब्लड के सरफेस पे क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पे? प्रोटीन कहाँ पे? सरफेस पे पाया जाता है। इसमें 2 तरीके के आर एस फैक्टर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में रेड ब्लड आर एस एजेंटन के साथ प्रेजेंट होता है, और नेगेटिव में एब्सेंट होता है, ठीक है। और यही है वापिस राम कहानी। इंपॉर्टेंट ऑफ आर एस फैक्टर इंपॉर्टेंट देख लेना, ये वापस वही ग्रुप है। अब बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो स्किल क्या होती है? नैनो स्किल के इसमें नैनो का होता है जो छोटे से छोटे जितने भी पर्टिकुलर होते हैं उनको मापने का काम नैनो टेक्नोलॉजी करती है, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी में जो स्किल है वो 1 से लेकर 100 तक होती है, ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वांटम इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिकल डोमिनेंट लीडिंग टू न्यू प्रॉपर्टी लाइक अल्ट्रा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल बिहेवियर एंड मैग्नेटिज्म। ये क्वांटम इफेक्ट क्या है कि नैनो स्केल क्वांटम में, ठीक है, मशीन है दैट डोमिनेट लीडिंग टू न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। सर्फिंग एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? नैनोमीटर है वो मच हाइयर सर्फेस एरिया। नैनोमीटर में सर्फिंग एरिया कैसा होता है? हाइयर होता है। और वॉल्यूम भी कंपेयर टू वॉल्यूम, इसके जो सरफेस एरिया है ना वो हाई होता है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है? लो होती है, ठीक है। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एंड साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कूलर रेस्टन कैन सेंस सिग्निफिकेंट साइज डिक्रीज टू द नैनो स्केल। इसकी जो मटेरियल की जो साइज स्केल है वो साइज़ के साथ डिक्रीज की जा सकती है, ठीक है। बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? जिसमें बिल्डिंग मटेरियल या डिवाइस एटम बाई एटम, मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल। तो बॉटम अप्रोच में छोटे से छोटे अंगों को मॉलिक्यूल बाई इनको कनेक्ट किया जाता है, किसमें? बॉटम अप अप्रोच में। और टॉप डाउन अप्रोच में इसमें क्या रिड्यूस किए जाते हैं नैनो स्केल थ्रू टेक्निक लाइक लिथोग्राफी एंड इचिंग, ठीक है। नैनो मटेरियल क्या होता है? द यूज नैनो मटेरियल विच नैनो पर्टिकुलर नैनो वायरस एंड नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल होता है, ठीक है। तो यूज़ किसमें होता है? नैनो पर्टिकुलर में, नैनो वायरस में। नैनो मटेरियल टाइप ऑफ नैनो मटेरियल की बात करें, कार्बन यूज होता है, ग्राफीन कार्बन नैनो ट्यूब्स होता है। मेटल यूज गोल्ड नैनो पर्टिकुलर एंड सिल्वर नैनो, इसमें 2 यूज होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। क्वांटम डॉट एक सेमीकंडक्टर पर्टिकुलर है विद यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्वांटम में क्या है? सेमीकंडक्टर पर्टिकुलर। नैनो कंपोजिटर मटेरियल विद नैनो स्किल इंक्लूजन फॉर इनहेंस प्रॉपर्टी। और एप्लीकेशन यहाँ पे इनका कहाँ पे होते हैं? नैनो का एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ से लेकर हर किसी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नैनो वायर होता है 1 डायमेंशनल वायर यूज इन सेंस इलेक्ट्रॉनिक के, वो नैनो वायर्स होता है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी पिन होती है, नैनो पर्टिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल, ये आप क्वांटम इफेक्ट वापस आ गया है, देख लेना। सरफेस केमिस्ट्री, सेल्फ असेंबली, इसका यूज है बायो केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है?
जेनेटिक इंजीनियरिंग में एलिमिनेट हार्मफुल वंस ऑर्गेनिक डीएनए टू क्रिएटिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे डीएनए चेंज करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंट स्पीसीज को न्यू जेनेटिक जो डिफरेंट स्पीसीज होती है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, दो अलग अलग प्रजाति में एक प्रजाति पैदा करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्लोनिंग क्या होती है? ये एक आइडेंटिकल कॉपी होती है ऑर्गन की। क्लोनिंग करना जैसे कोई मान लीजिए डोली द शिप और द फर्स्ट मेमल क्लोन फ्रॉम द अडल्ट सेल, तो इसमें क्या किसी डीएनए की कॉपी की जाती है, इसमें की जाती है क्लोनिंग में, और फिर नया सेगमेंट क्रिएट किया जाता है, वही क्लोनिंग का हिस्सा है। और माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया फंगी, उसमें क्या इंडस्ट्री प्रोसेस में इसको फर्मेंटेशन एंड बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं जगह यूज़ किया जाता है, मेडिकल से लेकर फॉरेस्ट्री हर जगह में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये वही बायो प्रोसेसिंग पेंसिल वही बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया है। अब हिस्ट्री की बात करेंगे हम। हिस्ट्री में आपको पता है हिस्ट्री में लगभग हमारे सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री है। इंडियन में एंशिएंट एंड मिडाइवल है, और इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन एंड पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, डायनेस्टी, लिटरेचर एंड आर्ट एंड कल्चर है। तो सबसे पहले मैं बात यदि बुद्धिज्म में करूँ तो बुद्धिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा बुद्ध। ठीक है, और उनके जो टेनेंट्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। जैसे 4 आर्य सत्य में उनकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले था दुख निरोध, समुत्य प्रतीतपाद। ठीक है, पहला था सर्व दुखम, फिर प्रतीत्य समुत्पाद, दुख निरोध, और फिर उन्होंने दुख निरोध का अष्टांगिक मार्ग बताया था, राइट इंटेंशन राइट व्यू, और 3 रत्न बताए थे, बुद्धम और अभिधम पिटक। ठीक है, और फिर उन्होंने जैनिज्म आता, तो जैनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के साथ इम्पोर्टेंट है जितने भी तीर्थकार हैं उनके क्या कहते हैं उनको, तीर्थकर के जितने भी उनके सिंबल थे ना, उदाहरण से ऋषभ का बुल हो गया, महावीर का सिंह हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसका बाद में अभी रिविजन करूँगा। ठीक है, और अभी सल्तनत पीरियड और राजस्थान डायनेस्टी दोनों बहुत कंटेम्प्रेरी है, और सल्तनत पीरियड में मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैदी, लोधी और मुगल आती है। और राजस्थान में इन सभी जो डायनेस्टी है इसमें खिलजी का इन सभी से झगड़ा होता है, सभी का कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ होता है, बाकी थोड़े बहुत काम आते हैं, फिर मुगल आते हैं। ठीक है, इनके कॉन्टेम्प्रेरी है खिलजी और मुगल। तो चौहान प्रतिहार गुर्जर, यदि आप इस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो, आप सोच रहे हो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ अगले 10 मिनटों में हम इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गुहिल डायनेस्टी आती है, सबसे पुरानी डायनेस्टी राजस्थान में, इसकी स्थापना बप्पा रावल ने की थी, और फाउंडर थे यही थे। और शिवलिंग एकलिंगी टेम्पल है, और अल्लट जो उनके सेकेंड थे, जयत्र सिंह, तेज सिंह, ये नाम याद रखना। और रतन सिंह इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस नाम याद रखना, इनके दिमाग फ्रेमवर्क बना देना। तो ये गोहिल डायनेस्टी के हीरोज थे। ठीक है, उसके बाद मोकल, अब कुंभा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और आपको पता है मोकल की जो हत्या की थी उस साचा मेरा और महपा ने की थी। ठीक है, और इसका बदला लेने के लिए कुंभा ने रणमल से रणनीति बनाई थी, और रणनीति बनाकर इनकी हत्या करवाई थी, और फिर बदला लिया था। तो यहाँ से कुंभा को राजगद्दी मिलती है, और रणमल इसका पॉलिटिकल गार्जियन था। और पॉलिटिकल इवेंट में सबसे पहले अरवार और बंदवाल की ट्रेटी आती है, तो रणमल ने छाछा और मेहरा को मार दिया, और रणमल बड़ा फॉर्म में आ गया। तो इनफॉर्म बैट्समैन ने एक और छक्का उड़ा दिया, उसने सिसोदिया के राघवदेव की हत्या कर दी, और राघवदेव की हत्या कर दी। इसके भाई चुंडा थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, तो इन्होंने मंडोर पर कब्जा कर दिया। ठीक है, तो मंडोर पर कब्जा करने के बाद जोधपुर है मारवाड़, वो इनके आदम से लगा सुंडा के। ठीक है, फिर वहाँ पे ये ट्रीटी होती है अरवाल एंड बनवाल की ट्रीटी होती है, जिसमें मारवाड़ है वो वापस सौंप दिया जाता है, और सोजत नई बाउंड्री बनाई जाती है दोनों के बीच में, और
कुछ सत्य इन दोनों के बीच में, कुंभा और चुंडा के बीच में ये ट्रीटी होती है, अरवाल बनवाल। यहाँ ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। और ये ट्रीटी 1453 में हुई थी। दूसरी बैटल ऑफ सारंगपुर का हुआ था 1437 में, जिसमें खिलजी जो मालवा के थे और शेल्टर दे दिए थे मेरा और शाहजहाँ को। तो यहाँ से बैटल ऑफ सारंगपुर होता है। फिर नागौर में एक स्ट्रगल होता है, जिसमें सन्निस खान और ये कुतुबुद्दीन शाह दोनों के बीच में होता है। तो कुंभा इनकी पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फिर इन दोनों ने मिलकर सांपानेर की संधि कर देती है, और सांपानेर की संधि मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी। फिर बंदूर का युद्ध लड़ते हैं, और भिलवाड़ा में और 1457 में बैटल ऑफ बंदूर होती है, ठीक है। और जिसमें कुंभा और मालवा के किंग और गुजरात के बीच में मैच ये युद्ध होता है, जिसमें कुंभा दोनों को परास्त करता है। और फिर बंदूर का युद्ध हम कहते हैं। आर्किटेक्चर इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। 32 फोर्ट, विजय स्तंभ और रिकन्स्ट्रक्शन महाराजा स्वरूप सिंह, कीर्ति स्तंभ और ये टेम्पल कुंभा स्वामी और सोमुख टेम्पल इसने बनाया था। अब संग्राम सिंह आते हैं। संग्राम सिंह के बाद गागरोन का युद्ध, ये बैटल ऑफ गागरोन होता है 1519 में, महाराणा खिलजी और संग्राम सिंह के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इनके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायनेस्टी में इनके जो युद्ध हुए थे। एक तो युद्ध के नाम और इनके साथ जो कमांडर थे वो नाम याद रखना है वहाँ, ठीक है। तो बैटल ऑफ इंटर होता है, जिसमें मुजफ्फर शाह और सांगा के बीच में होता है। और मेदिनी राय, यहाँ भी राणा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं। प्रताप 1572 से लेकर 97 से हल्दी घाटी के युद्ध होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 4 मैसेंजर हैं, जिन्होंने सबसे पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर भगवत दास और अंतिम में था वो था टोडरमल, ठीक है। ये चारों का क्रोनोलॉजी याद रखना। और एक 1972 में दिवेर का युद्ध हुआ था। और चावन पेंटिंग बहुत फेमस है नसरुद्दीन, वो चावन पेंटिंग महाराणा प्रताप के टाइम ही शुरू हुई थी, ठीक है। ये अमर सिंह थे। अमर सिंह ने देबारी एग्रीमेंट हुआ था, वो तीनों के बीच में हुआ था, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में। और जयपुर में उसमें भाई जय सिंह थे, मारवाड़ में अजीत सिंह और मेवाड़ में थे अमर सिंह। इन तीनों के बीच में देबारी एग्रीमेंट होता है। कब होता है? 1768 में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। और सहेलियों की बाड़ी है जो उदयपुर में, वो किसने बनाई थी? संग्राम सिंह ने। अब चौहान सांबर के वासुदेव फाउंडर विग्रहराज चालुक्य और आशापुरा माता का मंदिर विग्रहराज ने बनाया था। और अजयराज अजमेर, फिर नाराज अनाथ सागर बनाया था, वराह टेम्पल अजमेर के। और ये पृथ्वीराज थर्ड और ताराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज थर्ड और खिलजी के बीच में हुआ था, ठीक है। रणथंभौर के चौहान में गोविंदराज फाउंडर है। ये बन के नाम देख लेना, जलाउद्दीन खिलजी, हमीर सिंह और इनके दोस्त नाम धर्म सिंह और भीम सिंह। और जलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे नुसरत खान और कू खान एंड लाभ खान। और नुसरत खान और भीम सिंह चलते युद्ध में मारे गए थे। और रातपाल और रनमाल विश्वासघाती करके हमीर को देते हैं। नुसरत भीम सिंह डेड एट वार प्लेस में हुए थे, ठीक है। जालोर के चौहान में कीर्तिपाल और कानड़ देव, पॉल जिसने कानड़ देव बुक लिखी थी पद्मनाभ, वो इनके संरक्षण में लिखी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आया किया सिवाना और जालोर में। और जेता देवड़ा जो कमांडर थे किसके थे? कानड़ देव के। और सिवाना में कमलाउद्दीन गुर्गा को ये हैंड ओवर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया। और जालोर में विरमदेव और कानड़ देव थे। और बीका दरिया ने विश्वासघात करके हराया था। और इसकी जो पत्नी थी हीरा देव, वाइफ बीका दैया की, बीका दैया की हत्या की थी पत्नी ने। ये नॉर्मल ये बात इसको क्वेश्चन आ सकती है। एक इसमें मेन ये आएगा तो ये है कि कमांडो कौन थे, ठीक है ना। प्रतिहार में हरिश्चंद्र, राजाजी, नागपाल और सिल्लूकैन काका। ये आबू के परमार है, धूम राजा, उत्पल राजा, ये ध्यान देख लेना। जयपुर के अलावा कछुआ अम्बेर और दुल्हारी, काकिल देव, भारमल। और भारमल जो जहांगीर था वो भारमल का बेटा था, सॉरी भारमल का भांजा था, ठीक है, अरखा भाई। ये नॉर्मल देखो, इन पर मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। मिर्ज़ा राजा सिंह, सोई जय सिंह, ये राम सिंह, मान सिंह, मधु सिंह राठौड़ में,
ये नॉर्मल ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख रखे हैं। मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान का इंटीग्रेशन देखोगे, राजस्थान में इंटीग्रेशन के समय कुछ 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, नेमरान, लाहौर और कुशलगढ़। और इसमें सेक्रेटरीट ऑफ प्रिंसली स्टेट बनी थी 5 जुलाई 1947 में। इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो वीपी मेनन थे उसके चेयरमैन थे, और कंडीशन थी कि 1 करोड़ इनकम होनी चाहिए और 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें इन शर्तों को 4 ही रियासतें पूरी करती थी। इसमें मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर थी, ठीक है। और सवाई सिंह, शार्दुल सिंह पहले व्यक्ति थे जिसने द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? शार्दुल सिंह फर्स्ट थे। अब 7 फेज़ की बात करेंगे कि कौन सी फेज़ में क्या हुआ, ठीक है। पहला मत्स्य बंधन यूनियन बनता है जिसमें 17 मार्च 1948 में उदय भानसु को राज प्रमुख बनाया गया, गणेश पाल को डिप्टी राज प्रमुख बनाया गया, और NV गडगिल ने इसका उद्घाटन किया, और शोभा रानी PM बनी, ठीक है। और शोभा रानी के बाद में जुगल किशोर जो भरतपुर के तुमको DY PM बनाया गया, डायरेक्ट डिप्टी PM बनाया गया, ठीक है। राजस्थान यूनियन का दूसरा जो स्टेज था वो था ईस्टर्न राजस्थान, जिसमें दूसरा राजस्थान यूनियन बना। इसमें ईस्टर्न राजस्थान भीम सिंह को राज प्रमुख, गडगिल उद्घाटनकर्ता, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह 25 मार्च 1948 में उनका उद्घाटन किया गया। और तीसरा था मेवाड़ प्लस, इसको मैप की बात पढ़ेंगे कौन सी मिलाया गया, ठीक है। मेवाड़ में ये थे भोपाल सिंह नेहरू और भीम सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, बहादुर सिंह और गोकुलाल असावा। यूनाइटेड राजस्थान में 3 जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर पर गृहस्थ राजस्थान बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद गृहस्थ राजस्थान और मत्स्य यूनियन को मिलाकर 6ठा चरण पूरा होता है। और 6ठा चरण में 5 चरण में सिरू मिलाकर 6ठा चरण पूरा करते हैं। 7वां चरण में अबू दिलवाड़ा और सुनील टापा जो MP की थी वो राजस्थान को दिया गया, और सिनोज राजस्थान का था वो MP को दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। अब मैं तो मैप की तरफ, तो इस मैप में हम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो पिजन मूवमेंट, ये रेड लाइन जितनी भी ना, ये पिजन मूवमेंट को, ट्राइबल मूवमेंट, पर्चा मंडल, इंटीग्रेशन पूरा एक मैप में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम पिजन मूवमेंट 1897 से लेकर 1997 में बेगू में हुआ था, ठीक है। और यहाँ से लेकर 1945 में हुआ था, और निमराना में हुआ था। प्रजामंडल में 1938 में, 1936 में, ये धौलपुर में, झालावाड़ और बेगू और भरतपुर एक ही में देख लेना, ठीक है। अब ऊपर मल सेवा समिति आती है, पिजोलिया किसान आंदोलन में अमृतसर राम सिंह और गंगाधर तिलक ने प्रपोज किया था 1923 पथिक, और जब बजाज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। गोविंद गुरु सूरजी और राम सभा यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। अब गोविंदपुर में आता है, बूंदी में साधु रामदास देवी किसान पंचायत और सत्यनारायण चौधरी ने इस कमेटी बनी थी, इसमें कैपिटल की जयपुर, जोधपुर, यहाँ से ये एक ही मूवमेंट ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट हिराला शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था, और रामचंद्र गुर और पृथ्वी को ध्यान रखना, राजपूत प्रिंस लिस्टर शर्मा ने ध्यान रखना, ठीक है। प्रजा जयपुर 1931 में कर्पूर ठाकुर पाटनी कौन थे? फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे शेरवानी लाल मिश्रा। अदर फैक्ट फास्ट सेशन मतलब बूंदी 1934 कांतिलाल नित्यानंद ऋषि दत्त मेहता, और हड़ौती 1934 में नरेंद्र शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ हितकानी सभा 1938 और युवराजस्थान सभा कहाँ हुई? यहाँ पे हुई थी, ठीक है। और मारवाड़ अवस्था, पोपाबाई की पोल, ये सब विजय सिंह पथिक की बुकें, जयनारायण व्यास की बुकें। और न्यूज़पेपर में अखंड भारत, पीप और अंगीबन राजस्थानी और तरुण राजस्थानी ये न्यूज़पेपर थे, ठीक है। अब बीकानेर 1936 में माधवराव, धौलपुर 1936 कृष्णदत्त पालीवाल, जवाहरलाल लाल, ठीक है। मेवाड़ 1938 बलवंत मेहता, बुरीलाल मानित्य और दीपल वर्मा, ध्यान रखना। शाहपुर 1938 मधुराम व्यास, और अलवर में 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और भवानी शंकर शर्मा, भरतपुर और जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपाल यादव, किशन चौधरी को ध्यान रखना, ठीक है। करौली 1938 में हुई थी, त्रिलोकचंद माथुर, ये सब प्रजामंडल पार्टी रही है, ठीक है। और कुंवर मदन सिंह, कोटा में 1939 में पंडित नरेंद्र शर्मा एन अभिनंदन हरि, किशनगढ़ 1939 क्रांति चंद एन जमन शाह, और सिरोही 1939 में किसने? गोकुलभाई भट्ट एन वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। और कुशलगढ़ 1942 में भगवान लाल निगम, बांसवाड़ा 1943 में किसने? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने और शंकर सिंह, ठीक है, मणिशंकर नागर ने, ठीक है। डूंगरपुर 1944 भोगलाल पांडे, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय एन ग्राम सेवक NP प्रियांश सभा के द्वारा। जैसलमेर 1945 में मिठालाल व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके नाम पूछ सकते हैं, ठाकर बापा और सुंदर प्रकारकर एन अमरलाल पाठक, 21 से रिलेटेड प्रतापगढ़ से। झालावाड़ 1946 हो गया, मांगीलाल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं अजमेर की बात करूँगा,
तो अजमेर में देखो टेम्पल, अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर, तारगढ़ किला और रूपनगढ़ अकबरी हथेली रखना। अलवर में वैशाख भाद्रपद में भोर धरती का मेला लगता है। और बाला फोर्ट कहाँ पे, निमराना कहाँ पे है, ये कैसरोली सब यहाँ अलवर में है, ठीक है। बाड़मेर में किलाड़ू मंदिर, भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ में बीकानेर ध्यान रखना, रामपुर कोठारी ये सब यहाँ पे ध्यान रखना साड़ियाँ। बूंदी में रानी की बावड़ी, तारागढ़, ये सुखमहल, ये सब कहाँ है, बूंदी में। सूर्य खंभों की छतरी है, ब्रजभूषण हवेली बूंदी में, ठीक है। और 12 में ये बाणदेवरायन शाहबाद फोर्ट कहाँ पे है, भीलवाड़ा में मंडलगढ़ है, 82 खंभों की छतरी है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोगढ़ है, कालिका माता का मंदिर है। चूरू में मलजी का कमरा है, सुराना हवेली। दौसा में अबानेरी एंड ये हर्षद माता का मंदिर एंड मोहन मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, ठीक है। धौलपुर में शेरगढ़ एंड मच्छिया पार ध्यान रखना। डूंगरपुर में उदय विलास और जूना महल बादल महल। और उदयपुर में गोविंद देव जी, शिला देवी, साक्षु अम्बे वाहिगुरु एंड मांडवा हवेली एंड सांतोल नरेन निवास पाटोली ध्यान रखना। हनुमानगढ़ में भटनेर। और जैसलमेर में फोर्ट तंदूर माता और सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली कहाँ, जैसलमेर में। जयपुर में जालोर में जहाज मंदिर और सोनता माता मंदिर। और जोधपुर में चामुंडा माता, मेहरानगढ़ ध्यान रखना। और करौली में केला देवी, महावीर जी और महावीर जी का मेला क्षेत्र शुक्ल 13 से लेकर कृष्ण एकम वैशाख कृष्ण एकम तक चलता है, देवगिरी ध्यान रखना। ये प्रतापगढ़ में देवगढ़ फोर्ट कहाँ, प्रतापगढ़। चार भुजा टेम्पल राजसमंद में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्वयं माधोपुर ध्यान रखना, स्वयं माधोपुर में। खटू श्याम जी, जीण माता और लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर, ये मालविका हवेली, ये सब सीकर में है। श्रवण में श्या को कल्याण मेला का मंदिर लगता है, टोंक में लगता है। डी कल्याण जी वाला टोंक में। उदयपुर में नीमच माता और सुजानगढ़ उनताला फोर्ट कहाँ पे, उदयपुर में है। झालावाड़ में चंद्रभागा गागरोन है, पृथ्वीविलास झालावाड़ में। रानी माता सती झुंझुनू में है। और ये डोंट प्लेस है, महेंद्र प्लेस, रानी सती पवेलियन, टिबर वाला हवेली, ये मंडावा फोर्ट एंड मंडोर फोर्ट, ये कहाँ पे है, झुंझुनू में है। ये हिल फोर्ट राजस्थान में यूनेस्को में 2013 में हिल फोर्ट इंक्लूड किए गए थे। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आम्बेर और समर फोर्ट और कालबेलिया जो नृत्य है वो 2010 में यूनेस्को में डाला गया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम फेस्टिवल की। क्षेत्र में देखो गणगौर आती है, गुलाबी नगौर आते हैं, नाथद्वारा, शीतल माता एंड करणी माता, इनकी तिथि देख लेना। वैशाख अक्षय एंड भरतपुर में भरतवरी बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, यहाँ शीतलाष्टमी आती है, यहाँ मैत्रिक्षा देवी और क्षेत्रा मौसम बापू जी का मेला लगता है, ठीक है। फिर श्रावण में छोटी तीज जयपुर की फेमस है, डिगी कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। भाद्रपद में देवनारायण जी का मेला लगता है। और बड़ी तीज, छोटी तीज, और बड़ी तीज बूंदी की फेमस, छोटी तीज वल्लभ सागर की फेमस है, ठीक है। ऑपरेशन मेला भी भाद्रपद में लगता है। सॉरी, ऑपरेशन त्योर जैन में आता है वो भाद्रपद में आता है। और अश्विन में सप्तवारी और समावाणी फेस्ट और सत पूर्णिमा ये इसी में आती है। कार्तिक में ये पुष्कर मेला, कपिल मुनि का पूर्णिमा, माघ माघ पूर्णिमा, ये सब तेजाजी माघ में लगती है। फाल्गुन में खाटू श्याम जी और देवगढ़ जी, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूजिक डांस में ये सिंकारा काम्यासा देख लेना। ये रावणाथा हो गया, रावण गोजा हो गया, सुरजीर यहाँ से देख लेना, ठीक है। जसा झाला ये डांस से इंद्र समोसा को खुश करने के लिए जाता है। मोमल गोगरी यहाँ की डांस है। मेवाड़ में कौन से बिच्छुड़ो लाचार, ये राजस्थान की गीत है ढूंढाड़ी में। और डांस में शेखावटी, होली, मेवाड़, टुंडिया, अग्नि डांस यहाँ की डांस है, ठीक है। कुडला जोधपुर में ढोल डांस, कच्ची घोड़ी, जयपुर में घूमर बम डांस कहाँ, घाघरा में, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। ये वल्लर डांस होती है, ये ग्रासी जाति करती है, 4 लोग मिलकर बात करती है, जिसमें लोग आउटसाइड रहती है और महिला इनसाइड रहकर डांस करती है। और भवाई डांस हो गया जो उदयपुर का फेमस है। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा की टॉप आर्टिस्ट हैं। तेला साड़ी नृत्य का ध्यान रखना, कास्ट में। और टेबल पिला नृत्य ध्यान रखना, ठीक है। अब कालबेलिया यूनेस्को 2010 में डाला गया था। और पनियारी बांगड़ी सरकारी कोर्ट सोसाइटी यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। अब फोक थिएटर में ख्याल आते हैं, जिसमें कुसामन ख्याल में लच्छी राम जी और शेखावटी में नानू राम जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जयपुरी ख्याल में भूपत खान, हिला खान, ये कन्या ख्याल, और धौलपुर भरतपुर दौसा में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शाह अली खान फाउंडर है, टूरा कलंगी फार। और मेन आर्टिस्ट ताराचंद, ओंकार सिंह, सोनसान। अब गौरी है तो गौरी शिव बसनासपुर ओकेजन पे खुद गाड़ी हरियाणा बूंदिया एकांत कड़े को प्रतिज्ञा करने के लिए, ठीक है। रमाद क्या होती है, रमाद फोक ड्रामा होता है जो हीरो की प्रशंसा के लिए, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में इसका। और मेन राइटर थे मनीराम व्यास, तुलसी रामायण, भागा महाराज। और तमाशा ये तरीके के महाराज प्रताप सिंह की ट्रेन जयपुर में शुरू हुई थी, ठीक है। ग्रासिया में रामलीला ग्रासिया में होती है, ब्रह्मजोश कलिका हिटना कश्यप यहाँ की टॉप है, ठीक है। नौटंकी जयपुर, ये मेरी लोक रासन नौटंकी यहाँ की फेमस है। करौली, अलवर, भरतपुर की 4
बैठी ध्यान टोंक में। और संगीत घराने में जयपुर भूपत खान, मोहम्मद अली खान, ठीक है। पटियाला अली बख्श फतेह खान, गुलाम अली और अंतरोली साहब खान, मुंतल खान, मेवाती गंगे खान फाउंडर है, दो बैरम खान और रजब अली खान और किराना का बंदे अली खान, सानिया का सूरज सेन है, ठीक है। और रंगीला रमजान खान, कथक भांगोजी और अल्लाह भाई। और साहित्य में बिस्लदेव रासू का क्या है, राजस्थानी साहित्य में ऋतुराज जो है, विजय रासू जैनक की होगी, मंडन की राज वल्लभ हो गई, चरित्र हो गया, सूरी का मेरे महाकवि हो गया, नरेंद्र सुंदर का प्रबंधन कोश हो गया, ये सिंह महाराज से चुंगठी रूठी, रानी विजय देता, मातारी फुलवारी, ये इनकी है। कुंभा ने रतीसर, ये इतने कोट कवि, ये टीका गोविंद ने और प्रताप ने कोट कोरी लिखी थी, ठीक है। और हमीर महाकाव्य नरेंद्र चूरी, जोधराज सरंगदर, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर बंधन किसका, अहमद कैलाश का। और हमीर रायन किसका, मंथन व्यास का, मान सिंह विठल रामायण का, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा होता है। और अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी और इकोनॉमी कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।